हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक अरोरा एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर यूपीएससी सब्जेक्ट्स। पिछले जो मेरे लेक्चर थे उसमें मैंने सी सेट का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था वो बहुत ही डिटेल में टोटल 15 लेक्चर्स में मैंने कवर किया है। और उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से किस तरह से डील करना और जो भी ये रिसेंटली प्रीलिम्स गई थी उसमें मैंने कितना अच्छे से सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 50 प्लस मार्क्स खींच लिए थे और जो रिमेनिंग मार्क्स जो मैंने खींचे थे वो मैंने दूसरे जो सब्जेक्ट से खींचे थे। जो क्वांटिटेटिव दूसरे जो टॉपिक से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से किस तरह से मार्क्स खींचे थे वो सब मैंने डिटेल्ड एनालिसिस वहां पर किया हुआ है। तो और उसके बाद जो है आज जो हम जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और क्यों पढ़ना है। और उसके बाद में हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ क्रिश्चियंस, सॉरी, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। हम उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्रिश्चियंस क्यों बोल रहा हूँ और उसे मैंने काट क्यों दिया और मैंने फिर यूरोपियंस क्यों कहा। इसका उत्तर आपको इन वीडियो लेक्चर्स में आगे मिल जाएगा। चलिए तो हम हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, आपको यहाँ पर एक बात लिखी दिख रही होगी कि वाई मॉडर्न इंडिया। ठीक है, वाई मॉडर्न इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ऐसा नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया को हम यहाँ पे मॉडर्न क्यों कह रहे हैं। भाई आज से जो 10 साल 50 साल पहले की चीज को हम 50 साल पहले की चीज को हम मॉडर्न नहीं कहते। मैं तो कहता हूँ 10 साल पहले की चीज को भी मॉडर्न नहीं कहते हैं। तो हम 1947 में जो भारत आजाद हुआ तब तक के समय काल को, और उससे कुछ लोग 200 साल पहले तक, कुछ लोग 300 400 500 साल पीछे रह जाते हैं, उस समय काल को मॉडर्न इंडिया क्यों कहते हैं। तो इसका जो श्रेय जाता है वो है एक स्कॉटिश हिस्टोरियन जेम्स मिल को। जेम्स मिल जो थे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था, हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। अब अगर इस क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा सा हिंदू की जगह आप रख दीजिए एंशियंट इंडिया, क्योंकि दूसरे सेक्ट्स भी थे। मुस्लिम की जगह रख दीजिए आप जो दिल्ली सल्तनत का, और जो मुगल इंडिया जो है, मुगल रूल इन इंडिया है, उसका जो टोटल मिलाकर है वो मुस्लिम इंडिया। और जो उसके बाद जो आए ब्रिटिश इंडिया। अब एक्चुअली तो ब्रिटिश के अलावा कई अन्य यूरोपियन पावर्स भी आई थी, लेकिन ब्रिटिश एक डोमिनेंट पावर बनकर उभर कर आए, इसलिए हम कहते हैं ब्रिटिश इंडिया। तो आज का जो मेरा लेक्चर है अब हम उसे स्टार्ट करना शुरू करते हैं। आगे बढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट तो कर ही दिया है। तो उसमें एक्चुअली अभी आपको आगे कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, वो ये है मॉडर्न इंडिया की टाइमिंग क्या हो। तो टाइमिंग आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी क्यों है। देखिए आपको यहाँ कुछ दिख रहा है, अब की बार किसकी सरकार, हाँ मोदी जी की सरकार। तो जब मोदी जी की सरकार आई, अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको टाइमलाइन जानना कई सारे रीजन से जरूरी होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका टाइमलाइन क्या है। मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा, देखिए मोदी जी से पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे वो कहा करते थे कि हम 200 साल गुलाम रहे हैं। किसी अन्य प्रधानमंत्री ने कोई अलग स्टेटमेंट दिया हो तो अभी मुझे याद नहीं, बट ज्यादातर का यही केस था। तो वो कहना ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश का जो शासनकाल था, जो 1757 से वो एक रीजनल पावर बनकर उभरना शुरू किए थे और बाद में नेशनल पावर बन गए थे 1857 आते तक। और उसके बाद जो 1947 तक तो उन्होंने रूल किया, और उसके बाद जो उनको भारत से जाना पड़ा, कई सारे फैक्टर्स हुए थे उसके बाद। तो उसमें जो है वो 190 साल या कह लो कि 200 साल का मोटे मोटे तौर पे पीरियड निकल कर आता है। तो कहा जाता है 200 साल की गुलामी। लेकिन हमारे जो मोदी जी की सरकार आई तो उसमें उन्होंने कहा कि 1000 सालों की गुलामी। भारत जो है वो 1000 साल से गुलाम रहा है। तो एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे थे, देखिए अभी एक साल बाद 2026 आ जाएगा। 2026 से हम एक काम करते हैं, 1000 साल पीछे जाते हैं। 1000 साल पीछे जाएंगे तो 1026 आ जाएगा, है ना। अभी तो 2025 चल रहा है, लेकिन जब 2026 आएगा फिर उसके एक साल मतलब एक 1000 साल पहले आप आ गए हो तो 1026 आपको समझ में आ चुका है, आपका गणित अच्छा है, ठीक है। तो 1026 में क्या घटना हुई थी, महमूद महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ पर अटैक किया था, प्लंडरर ऑफ सोमनाथ, ठीक है, जिसने सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय किया। कई सारे हिंदुओं की आस्था होती है। बात यह है कि तब से लेकर और उससे पहले भी जो अरब जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध था,
तो 716 में जो कुछ हुआ था, तो उसके बाद से लेकर के अरब्स का जो आगमन यहाँ पे शुरू हो चुका था और 1026 में जो आए महमूद ऑफ गजनी। तो 1026 से आप 2026 पे आएंगे तो 1000 साल। तो यहाँ पे मोदी जी कहना क्या चाह रहे हैं? पिछले सारे प्रधानमंत्री या बाकी के लोग कहते थे कि जो हमारा मिडाइवल मॉडर्न इंडिया है उसमें हम गुलाम रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी ने कहा कि सिर्फ मॉडर्न इंडिया नहीं, पीछे जाओ, 1000 सालों की गुलामी। क्या वो मिडाइवल इंडिया भी हम गुलाम रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? तो क्या जैसे जिस तरह से ब्रिटिशर्स बाहर से आए थे, तो क्या ये कहा जा रहा है कि दूसरे लोग भी कुछ बाहर से आए हैं? हालांकि अब हम संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं और उसमें हर किसी को अपना संवैधानिक प्रोटेक्शन है। पर जो आज की जो पॉलिटिकल एंगल से उसको भी आपको जानना है, उसके लिए आपको मॉडर्न इंडिया समझना रहेगा और ये टाइमलाइन समझनी रहेगी। और मॉडर्न इंडिया से जुड़ी एक बात आप समझ जाइए, वो ये कि जो आज आधुनिक जितना भी आपको ये व्यवस्था दिखाई देती है, जो जनतांत्रिक व्यवस्था है, एयरफोर्स, नेवी, जो जितनी न्याय संहिता जो अब अपडेशन हो रहा है, एक्सेट्रा 10 तरह की आप जो आज की शासन व्यवस्था देखते हैं, आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, कोट पैंट पहन के खड़ा हूं ना इधर बैठा हूं, तो आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारा जितना भी उस पे जो भी इम्पैक्ट आया है, तो क्या उसका जो इन्फ्लुएंस जहां-जहां से भी रहा है, तो वो भी मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। तो अब हम बिना देर किए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आपको देखिए पढ़ना है, तो अब आपको ये देखो, तो मॉडर्न इंडिया में तो भाई न जाने क्या-क्या और किस-किस हद तक की घटनाएँ घटित हुई होगी। कई बार तो मूवीज़ बनती है, कई सारी टॉपिक्स पे बात अचानक से निकल आती है, तो हमें पता चलता है कि भई एक्चुअली ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है। ठीक है ना? तो और कुछ बातें तो हमें पता भी नहीं होती। कुछ जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया, वो हमें पता चलता है और कुछ नहीं भी पता चलता। तो एक्चुअली हमें जानना ज़रूरी क्या है? तो देखिए, हमें एक यूपीएससी एस्पायरेंट के तौर पर हमें जो जानना है, वो जाननी है टोटल 3 बातें, कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, क्रिश्चियंस नहीं, हाँ, यूरोपियंस। क्रिश्चियंस क्यों बोलता हूँ और फिर उसे मैं गायब क्यों कर देता हूँ, वो आपको अभी समझ में आगे आ जाएगा। ये कोई पॉलिटिकल और रिलीजियस एंगल नहीं है, थोड़ा-सा एक अंडरस्टैंडिंग वाला एंगल है जो आपको इस पूरी घटनाक्रम को समझने में हेल्प करेगा। इर्रेलेवेंट नहीं है कुछ भी, ठीक है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मेनली ब्रिटिश। यूरोपियन में देखिए, पोर्टुगीज़ आए, डच आए, इंग्लिश आए, डेनिश आए और फ्रेंच आए। लेकिन जो डेनिश है वो इतना रेलेवेंस नहीं रखते हैं, एक आध स्लाइड आपको देखने को मिल जाएगी उसकी। बट जो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो यूरोपियंस का जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है, उसमें पोर्टुगीज पावर पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स में डच, ब्रिटिश, फ्रेंच एक्सेट्रा वो सब भी हम डिस्कशन करेंगे। और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मेनली ब्रिटिश, हमें ये सबसे पहले तो जानना है। अब देखिए, ये क्यों जानना है आगे मैं डिस्कस करूंगा अभी, और किस तरह से जानना है और मॉडर्न इंडिया में इनका क्या रोल रहा है और हमें क्यों पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो आए ब्रिटिश, चलो ठीक है, आ गए, किसी भी तरह से आ गए, लड़ झगड़ के आए, शांति से आए, जैसे भी आए वो आ गए। अब उन्होंने भारत में आके कुछ पॉलिसीज बनानी शुरू की, कि पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया बनाई ना उन्होंने कुछ पॉलिसीज। ठीक है, अब हुआ क्या, उन पे पॉलिसी पे जो रिस्पॉन्स आए, ठीक है, इंडिया का, वो क्या था और किस तरह का था। अब आपको यहाँ पे 3 इमेजेस दिखाई दे रही होगी। एक में कुछ जहाजी बेड़ा कहीं आते हुए दिख रहा है समुद्र से और यहाँ किनारे पर, ठीक है। एक में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, गोलियों के निशान, बुलेट मार्क्स, और यहाँ पर जो ये गुरुमुखी जो लैंग्वेज है, पंजाबी आप आसान भाषा में समझ लीजिए, उसमें ये जो स्क्रिप्ट है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट में जो ये लिखा हुआ है, गोलियों के निशान। तो मुद्दे की बात है कि ये लिखा हुआ ये क्या है, कि क्या ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और क्या ये ब्रिटिश पॉलिसीज है? कुछ अच्छी भी आई होगी, ऐसा थोड़ी ना कि बुरी भी आई होगी। और इंडियाज़ रिस्पॉन्स कौन-कौन दिखाई दे रहे हैं आपको इधर पे? एक तो कौन दिख रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद जी गन लेकर के, और एक दिख रहे हैं हमारे गांधी जी। ठीक है, तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स आया, और भी बहुत सारे फिगर्स हैं, ये तो मैंने सिर्फ 2 इमेजेस एग्जाम्पल देने के लिए लगाई है। अब हम एक-एक को डिटेल में देखेंगे कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पढ़ना क्यों है। देखिए, हाँ, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मेनली ब्रिटिश। अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारा, जो मॉडर्न इंडिया की जो शुरुआत है, वो कहाँ से होती है और हमें पढ़ना जरूरी क्यों है। कई टीचर्स को मैंने देखा है, देखिए, जो ज्यादातर टीचर्स जो सोर्सेस रिफर करते हैं, आपकी जो स्पेक्ट्रम है, 99% जो है स्पेक्ट्रम है, जो एनसीईआरटी है, बिपिन चंद्र है, फिर जो विलियम डेलरिम्पल है, और ये सारी किताबों को मिला करके, एनआईओएस का जो मटेरियल, ये सारी किताबें मिला करके 99% आपका ये सिलेबस तैयार होता है। और एक आध दो मैं कहूँगा, एक आध परसेंट कोई है, गूगल सर्च है या कोई थीसिस रिलीज हो गया या कुछ नया
सर्च होके आ गया तो वो कुछ ऐड हो जाता है, बाकी 99% आपको सेम ही कंटेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मेनली ब्रिटिश। अब देखिए, जो पोर्ट सबसे पहले कौन आए थे? पोर्टुगीज। ठीक है, उसके बाद आए डच, इंग्लिश, फ्रेंच। अब देखिए कि एक जो मॉडर्न हिस्ट्री जो है, आपको उसको पढ़ाने का एक तरीका होता है। उस तरीके में होता क्या है कि भाई, जो डिक्लाइन ऑफ मुगल है वहां से स्टार्ट किया जाता है। अब देखिए, डिक्लाइन ऑफ मुगल कब हुआ? 1707 में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था। क्या हुआ था उस समय में, आप बताएंगे? कमेंट करना चाहेंगे? वीडियो को पॉज कीजिए, पहले कमेंट कर दीजिए। और अब आपको मैं आंसर कर ही देता हूं। औरंगजेब अंकल, उनका देहांत हुआ। ठीक है, तो औरंगजेब जो था उसका जो एक काफी एक 49 वर्षों का जो उसका शासनकाल था, अकबर के जितना ही लगभग, तो उसमें उसने जो स्टेबिलिटी काफी प्रोवाइड की थी, वॉर वो सब चलता रहता था लेकिन एक स्टेबिलिटी भी थी। ठीक है, और उसके रहते कई दूसरे जो पावर्स थे उनका उभरना इतना आसान हो ही नहीं पा रहा था। कुछ लोग कड़ी टक्कर के थे, जैसे शिवाजी है, और दूसरे लोग कड़ी टक्कर के थे, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि जो शिवाजी अपने और मराठास उभरते दौर में थे, और जो काफी उभर चुके दौर में मैं कहूंगा मुगल्स थे। ठीक है, तो वो मुगल जो थे वो 1707 में उनका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। कब से? औरंगजेब के देहांत होने के बाद से। उसके बाद में जो आपको जो बहादुर शाह शासक आए, जहादर शाह शासक आए, फर्रुख सियार आए, फिर जो उसके बाद मोहम्मद शाह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो शासक आते गए, सैयद ब्रदर्स का क्या रोल रहा, काफी एक इनस्टेबिलिटी वाला माहौल रहा। कि जो औरंगजेब के 49 वर्षों के शासनकाल था, उसके बाद में आपने डे बाय डे ग्रेजुअली उनका डिक्लाइन होता हुआ कि 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल, 1 साल, कई बार ऐसे ऐसे तो शासक बदल रहे हैं। कहाँ वो 49 साल का शासनकाल, और कहाँ ये थोड़े थोड़े 10 सालों में तो इतने शासक बदल गए। ठीक है, तो इतना इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी। तो उन इंस्टेबिलिटी का फायदा कौन कौन से स्टेक होल्डर्स को मिलना था? तो एक तो भाई अवध अवध का किंगडम कोई उभर के आ गया। ठीक है, बंगाल उभर के आया, मैसूर का किंगडम, और कौन था अभी हाल में बोला था? मराठास। अब इनके बीच में जो है आपसी खींचतान तो होगी। और कहते हैं ना कि भाई जो दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर तो कई सारे मौजूद होते ही है ना। हाँ, ठीक है, विजयनगर का भी डिक्लाइन तो हो चुका था दक्षिण भारत में, और जो कई सारी सल्तनत उभरती थी, गिरती थी। ठीक है, वो सब भी हम अभी जो मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में जितना जरूरी है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो जो एक्चुअली अब देखिए, एक है 1707 और एक है 1498। अब मॉडर्न इंडिया की मेरी पढ़ाने की जो अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि मैं 1498 से स्टार्ट करता हूँ, फिर जब अंग्रेजों का आगमन होने लगता है तब तक में जो मुगल्स की स्थिति थी और वहां से जो डिक्लाइन स्टार्ट होता है, मैं उस पार्ट पे आता हूँ। ठीक है, तो मैंने 1490 मैंने पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस या क्रिश्चियंस या यूरोपियंस क्यों चुना? वो चुना इसलिए है क्योंकि 1498 से में पोर्टुगीज जो थे वो सेलर वास्को द गामा वो आए कैलिकट में। ठीक है, तो वहां पे वो पहुंचे किसके यहाँ? जो कुछ लोग उन्हें समुद्रिन बोलते हैं, कुछ लोग सामुथेरी बोलते हैं, कुछ लोग जेमोरिन बोलते हैं। वो लोग जेमोरिन बोलते थे, पोर्टुगीज लोग, पोर्टुगल के लोग। तो उनके यहाँ पर आए और वहां से जो आरंभ हुआ है भाई, और वो आने का रीजन क्या था उसकी हम एक एक एनालिसिस करेंगे। तो अब हम बिना देर के आगे बढ़ते हैं कि भाई मेरी शुरुआत जो पोर्टुगीज पावर होती है वहां से होती है, मेरी नहीं, मतलब मेरे पढ़ाने की। ठीक है, अब आते हैं, चलो वो आ गए। ठीक है भाई, अंततः ब्रिटिश विक्टोरियस होकर आ गए। अब अल्टीमेटली आपको इतना जानना जरूरी है कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या पढ़ना है कि भाई एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मेनली ब्रिटिश। चलो ब्रिटिश आ गए, हमने समझ लिया। अभी कैसे आएंगे हम उसी को डिस्कस करेंगे बैक टू बैक। पोर्टुगल से शुरुआत करेंगे, कोई उतावल नहीं है। लेकिन जब वो आ गए, हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सिलेबस क्या है, उस क्या रिलेवेंस है, वो बता रहा हूं। तो उसमें आया कि भाई दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि भाई ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी आई और इंडिया का रिस्पॉन्स आया। ठीक है ना, तो वो क्या था वो जानना शुरू करते हैं।
आपको छोटे-छोटे एग्जांपल से बताऊँगा जो डे टू डे लाइफ में आपने सुने हैं। कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं दूँगा कि जो आपने फ़िल्में देखी हो, एक इंसान जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, आपने फ़िल्में भी देखी हो, तो भी आप समझ जाएँगे, ऐसे एग्जांपल दूँगा। देखिए, 1 सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे कुछ जगहों पे खाली छोड़ा है कि ऐसी क्या पॉलिसी रही थी ब्रिटिशर्स की कि इंडिया में 2 फैक्शंस उभर कर आए, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, और ये इंडिया का रिस्पॉन्स था। देखिए, ब्रिटिश पॉलिसी के सामने इंडियंस का रिस्पॉन्स रहा कि उस आधार पे हम कुछ लोगों को बोलते हैं कि वो नरम दल के हैं और कुछ लोग को बोलते हैं कि वो गरम दल के हैं। एक है मॉडरेट नरम दल, एक है एक्सट्रीमिस्ट गरम दल। तोड़ी नाखिस फोड़ी नाखिस भूको करी नाखिस गुजराती में बोलते हैं ना। हाँ, वो एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो बात यह है कि देखो, उनकी जो भी पॉलिसी रही, तो उसमें कुछ लोग जो बहुत शांति से उनके साथ जो डील करते थे, उनका जो रिस्पॉन्स था, उस आधार पे उनको कहा गया कि तुम मॉडरेट हो। जो काफी एक्सट्रीम रिस्पॉन्स जिनका था कि बॉयकॉट कर देंगे, हम रैलियां निकालेंगे, और कुछ तो काफी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी थी, वो एक अलग से डिस्कस किया जाता है। तो उनका जो रिस्पॉन्स था, उस आधार पे बोलते ये तो एक्सट्रीमिस्ट है, ये तो एक्सट्रीम में जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया के रिस्पॉन्स से अब देखिए आगे आते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपने सुना था, तो ये था कि चलिए इधर से, हाँ ये इधर पे, हाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया का रिस्पॉन्स था, लेकिन वो क्यों कोऑपरेट नहीं करना चाहते थे? नॉन कोऑपरेशन किसने लॉन्च किया था? गांधी जी ने। कब किया था? कुछ लोग बोलते हैं अलग अलग डेट्स बताई जाती है, बट 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त का यूपीएससी का कोई इश्यू चल रहा है क्या? हाँ, तो याद रह जाएगी ये डेट, 1 अगस्त 2020 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, तो वो ऐसी तो क्या ब्रिटिश पॉलिसीज रही थी कि इंडिया का ये रिस्पॉन्स आया? भाई, आपने अब फिल्मों में तो काफी देखा ही होगा कि जो जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था, जो रॉलेट एक्ट आया था, उसके विरोध जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक का अरेस्ट हुआ था, और उनका अरेस्ट जो हुआ था, उस अरेस्ट का जो विरोध हुआ हुआ ना विरोध, कि भाई आप जो है क्या वो जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठे हुए थे, निर्दोषों पे चला दी गोली, कईयों की हत्या कर दी, बैसाखी का दिन था। तो जो हत्याकांड हुआ उसके बाद, और जो खिलाफत रॉन्ग्स हुए, भाई जो ऑटोमन एम्पायर का जो पतन हुआ था और जो कैलिफेट का अंत किया गया, उसके विरोध में जो मोहम्मद अली और शौकत अली ब्रदर्स थे, उनका यहाँ पे विरोध स्टार्ट हुआ। गांधी जी को एक गांधी जी का भी आवेश क्रोध इस विषय को लेके था, और उनको पता चला कि अभी सही मौका है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया, ठीक है, तो वो क्या था? कौन सी ब्रिटिश पॉलिसी का रिस्पॉन्स था? जो काफी ऑपरेसिव पॉलिसीज थी, उसके रिस्पॉन्स में ही तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया ना। तो आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? और क्या ब्रिटिश पॉलिसीज रही थी कि उसका विरोध हुआ, इसीलिए तो ना। ठीक है, आगे। अब आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब देखो नॉन, अब देखिए हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी नॉन, अब यहाँ पे मैंने आफ्टर एनसीएम जो लिखा है इधर पे, वो क्यों लिखा है कि देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरा हुआ, हुआ ये कि भाई उसके बाद जो है क्या हुआ, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा? तो इंडिया का रिस्पॉन्स यही था ना कि भाई प्रो चेंजर्स, जो रिस्पॉन्स था उसके आधार पे क्लासिफिकेशन हुआ, नो चेंजर्स एंड रिवॉल्यूशनरीज। आपको मैं पढ़ाऊंगा ये क्या है, आसान भाषा में समझ लीजिए। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एंड हुआ, ठीक है। आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, वो क्यों पढ़ते हैं, वो समझा रहा हूं। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हम काफी डिटेल में कवर करेंगे कि भाई जो कहते हैं ना कि भाई जो प्रो चेंजर्स, देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हुआ तो कई लोगों ने सोचा कि यार अभी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो एंड हो गया, लेकिन अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये जो एक जनता का एक आक्रोश आवेश जो खड़ा हुआ है, ये बिखर जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, तो हम ये होने नहीं देना है। तो जो गांधी जी के साथ के जो लोग थे, उनमें से कईयों ने बोला कि भाई हमें जो अब जो रिफॉर्म्स आए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था, उसके तहत हमें असेंबलीज में जाना चाहिए, और असेंबलीज में जा करके वहां पर सरकार को भीतर से घेरना चाहिए। तो जो गांधी जी थे,
इसका मॉडर्न वर्ल्ड में क्या एग्जाम्पल है उस पर मैं आऊंगा। गांधी जी ने बोला नहीं, गांधी जी के साथ के कुछ लोगों ने बोला नहीं कि हम तो ग्रास रूट लेवल पे वर्क करेंगे, तो वो क्लासीफाई हुए नो चेंजर्स में। नो चेंजर्स में कौन कौन से थे लोग, अभी मैं आपको ये सिर्फ डिटेल में कवर कराऊंगा। मैं रिस्पॉन्स था, जो इंडिया का रिस्पॉन्स था उसके आधार पर जो उनका क्लासिफिकेशन हुआ। नो चेंजर्स में कौन थे, गांधी जी, पटेल, सरदार पटेल एंड नेहरू एक्सेट्रा। ठीक है। नो, अब देखिए प्रो चेंजर्स में कौन थे, प्रो चेंजर्स में थे कि भाई हमने आगे बढ़ना चाहिए, सरकारों में जाना चाहिए, तो जिन्होंने स्वराज्य पार्टी का गठन किया, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू जी, जो नेहरू जी के पिताजी हैं, और भी जो दो तीन नाम आप सोच सकें, तो वो सरकार में एंटर हुए। तो उस आधार पे उनको, उनका जो रिस्पॉन्स था उसका आधार पे उनको कहा गया तुम प्रो चेंजर हो। और रिवॉल्यूशनरी, भगत सिंह, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कब, जो कांड हुआ था कब हुआ था, संसद में बॉम्बिंग हुई, जो क्या कहते हैं, जो चित्तगोंग आर्मरी रेड हुई थी, वो सब क्या था, ये सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी कि भाई बहुत हुआ, अब भी के अभी यहां से निकलो भारत से, अभी के अभी निकलो, हमें ज्यादा वेट करना ही नहीं है। तो ये थे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। अब इसको मॉडर्न वर्ल्ड का एग्जांपल बताता हूं। आपको पता होगा अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था, तो वो पूरा हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद पूरा हो गया। उसके बाद शायद लोकपाल बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। हाँ, तो उसके बाद वो पूरा हुआ। जो जो अन्ना अन्ना जी का आंदोलन पूरा हुआ, तो उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल जी थे, हाँ अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टी लॉन्च कर दी। तो अब मैं इसको ऐसे समझाना हो तो मैं कहूंगा अन्ना हजारे जी एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है, बट वो नो चेंजर्स में आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं पार्टी लॉन्च नहीं करनी। अरविंद केजरीवाल जी प्रो चेंजर में आ गए, उन्होंने कहा चलो पार्टी लॉन्च करेंगे, हम सरकार को भीतर से घेरेंगे। और जो किरण बेदी जी थी, बाद में वो पॉलिटिक्स में आई, हेलीकॉप्टर में बैठ के आई थी। अ, हाँ मतलब कुछ लोग हेलीकॉप्टर सीएम उनको कहते थे। हाँ नहीं, काफी अच्छा काम करिए, गवर्नर के तौर पे उनकी तारीफ की जाती है। तो जो किरण बेदी जी आई, तो उनको उस समय, उससे पहले जब उस समय उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने से मना कर दिया था, तो हम क्या कहते हैं उन्हें, हम उन्हें कहते हैं कि भाई जो किरण बेदी जी है वो है नो चेंजर्स में उस समय थी। और आज के समय में कोई रिवॉल्यूशनरी ऐसा है या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मैं बताना चाह रहा हूं कि मैंने आपको बताया गांधी जी नो चेंजर में थे, जो दूसरे पॉलिटिक्स में जो एंटर हो गए वो प्रो चेंजर में। तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में मतलब अभी के अभी निकलो, हिंसा का सहारा लेना पड़ा तो हम हिंसा का सहारा भी लेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद जो है एक आया साइमन कमीशन। ये ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी कि साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन में साइमन, इसका रिस्पॉन्स क्या आया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो रिव्यू करना था, तो उसके लिए कहा गया था कि 10 साल बाद एक गठन करेंगे। लेकिन उस समय जो सरकार थी उनको लगा कि 1927 आते आते तक कि भाई सरकार जा सकती है, तो बेहतर है पहले ही वो रिव्यू करने के लिए गठन कर दो कि भाई आगे जो रिफॉर्म्स प्रपोज करने हैं। तो उस समय जो सर जॉन साइमन जो है, उनको अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन हुआ, और 1928 में वो साइमन कमीशन भारत में आकर खड़ा हुआ। जब वो भारत में आया तो उसका लाला लाजपत राय जी का उस समय देहांत हो गया उसका विरोध करते हुए, और भी जो अन्य घटनाएं हुई, तो उस समय में कईयों ने ये चैलेंज थ्रो किया कि तुम साइमन कमीशन का विरोध करते हो, क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम खुद का संविधान बना सको, है इतनी औकात, है या नहीं है? तो भारतीयों ने तो इसे चैलेंज के तौर पर लिया और अपना एक रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया, जिन्नास 14 पॉइंट्स। अब जिन्ना जी के 14 पॉइंट सेक्युलर थे या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, जिन्ना जी को तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि वो जो भी है मुझे नहीं पता। हाँ, तो नेहरू रिपोर्ट और जिन्नास 14 पॉइंट, ये रिस्पॉन्स आया कि हाँ ऐसा होना चाहिए संविधान। ठीक है। अब उसमें क्या अच्छाइयां थी, कमियां थी, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। उनमें से कितना पार्ट हमारे वर्तमान संविधान में लिया गया, नहीं लिया गया, वो सब भी हम देखेंगे। पर ये था इंडिया का रिस्पॉन्स। ठीक है। अब देखिए,
जो साइमन कमीशन हुआ उसके बाद क्या था कि भाई जो हम देख रहे थे कि जैसे रिफॉर्म्स चाहिए हमको मिल नहीं रहे थे, तो गांधी जी ने क्या किया उस समय, जो सॉल्ट टैक्स जो इम्पोज हुआ था, जो के विरोध में उन्होंने, मैं अहमदाबाद में रहता हूं तो यहाँ पे इसको पहले कर्णावती महानगर के नाम से भी कुछ लोग जानते थे, तो यहाँ से जो रैली निकाली थी, ठीक है, तो उस रैली में जो दांडी मार्च हुआ था, ये दांडी पुल हमें आज भी अहमदाबाद में देखने को मिलता है, तो उस वहां से जो उन्होंने जो यात्रा की थी, तो वहां पर उन्होंने जो ये सॉल्ट टैक्स का विरोध किया, तोड़ा, फिर उसके बाद से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो लॉन्च हो चुका था, तो सॉल्ट टैक्स का रिस्पॉन्स क्या था उस पॉलिसी का, कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था वो लॉन्च हो गया, और वो जो लॉन्च हुआ फिर एक समय आया उसका भी अंत हुआ, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें भी इतना कुछ निकल कर आया नहीं, और जो उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया उसको काफी उसका विरोध हुआ, और वो कभी इतना अमल में आ ही नहीं पाया। तो बात यह है कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा, हमने ये सारी चीजें स्टडी करनी है, तो आप सिलेबस में देखते हैं ब्रिटिश पॉलिसी, इंडियन रिस्पॉन्स, ब्रिटिश पॉलिसी, इंडियन रिस्पॉन्स। ट्राइबल अपराइजिंग्स क्या थी, उनके लैंड राइट्स को लेके ज्यादातर रहती थी, उनके जो भी जो फॉरेस्ट राइट्स थे उनको लेकर के रहती थी। अंग्रेज बोलते थे हमको चाहिए रिसोर्सेस, तुम क्या, हम कुछ नहीं जानते तुमको, और जो पिछली जो दूसरी पावर्स थी वो, तो काफी अपराइजिंग्स हो करने लगी, तो क्यों, क्योंकि ब्रिटिश की पॉलिसीज ही शोषणकारी थी। तो क्या उनकी पॉलिसीज थी, क्या रिवोल्ट हुए, ये भी हमें जानना जरूरी है। चलिए, तो अब बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं कि भाई एडवेंट ऑफ क्रिश्चियंस, सॉरी सॉरी, यूरोपियंस। अब क्रिश्चियंस क्यों, और मैं अभी एक लाइन में इसका बता देता हूं मैं क्यों क्या इसको नहीं कंसीडर कर रहा हूं, और यूरोपियंस क्यों कह रहा हूं। एक्चुअली तो देखिए क्रिश्चियंस ही आए थे शुरुआत में, लेकिन सिर्फ क्रिश्चियंस बोल देना सही नहीं है। देखिए पोप निकोलस 5 इन्होंने कब किस कंडीशन में, देखिए एक स्टोरी के फॉर्म में बता देता हूं, आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, कि जो 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल में जो ऑटोमन टर्क्स का उनका जो अटैक हुआ और उनका एकाधिकार हो गया, ठीक है ना, तो वहां पे उनका साम्राज्य स्थापित हो गया, और हुआ ये कि भाई जो रोमन इंपायर है उसका वहां से अधिकार छूट गया। तो जितने भी जो ये क्रिश्चियन वर्ल्ड था, और जो जितने भी नेशनल्स थे वहां के, जो अलग अलग नेशंस थे, उसमें हुआ ये कि इंडिया के साथ जो उनका जो डायरेक्ट जो ट्रेड रूट था, अब वो कनेक्शन कट चुका था। अब हुआ ये कि उन्हें 1453 में जो कॉन्स्टेंटिनोपल उनके हाथ से निकल गया, उसके बाद में 1453 में ही पोप निकोलस 5 ने पेपल बुल ग्रांट किया प्रिंस हेनरी को। अब देखिए ये डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ये क्रिश्चियंस को मैं क्यों नहीं लिखता हूं, यूरोपियंस क्यों लिखता हूं। तो वो प्रिंस हेनरी को दिया जो पोर्टुगीज के थे, पुर्तगाल के। तो पुर्तगाल को दिया कि भाई पेपल बुल यानी परमिशन दी कि तुमको जो है भारत की खोज करनी है, क्रिश्चियन फेथ को बढ़ाना है, और इस्लामिक जो रूलर्स है, इस्लाम का जहां जहां शासन है उससे लड़ना है, उसके लिए तुमने आगे बढ़ो, ठीक है अन्ना, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उनको कहा गया कि आप आगे बढ़िए। तो वो क्या था, वो कहा था क्रिश्चियन फेथ को फैलाना है, तो उसके लिए आए जो पोर्टुगीज ने, जो काफी एक ग्रेजुअली जो बार्थोलोमेव डियास, फिर उसके बाद आगे जो आए कि भाई जो स्पेन के थे वो क्रिस्टोफर कोलंबस, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। बार्थोलोमेव डियास के बाद जो पोर्टुगीज जो वास्को डी गामा 1498 तक आए, वो सब क्या है हम अभी डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो वहां से वो लोग निकले थे। अब फिर भी अगर मैं कहूँ एडवेंट ऑफ क्रिश्चियन बोलना चाहिए, तो मैंने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए नेशनैलिटी मैटर्स, नेशनैलिटी मैटर्स। पोर्टुगाल आया, ठीक है, स्पेन तो वो अलग ही ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास अभी मैं बताऊंगा, उसके वेस्ट में निकल चुका था, जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक्सेट्रा उस साइड में। तो जो अफ्रीका के ओर से होते हुए जो वास्को दी गामा जी जो है आए इधर पे इंडिया साइड, तो उसमें देखिएगा कि लेटर शुरुआत शुरुआत में तो पोर्टुगल का एक अधिकार रहा। बाद में हुआ क्या कि जो रेनेसो यानी पुनर्जागरण का काल आया, और जो चर्च की अथॉरिटी थी उसको क्वेश्चन करना लोगों ने शुरू किया। जो कैथोलिक चर्च और वो प्रोटेस्टेंट जो होते हैं, आगे प्रोटेस्टेंट जो होते हैं, उन्होंने अपने अलग चर्चेस बनाना शुरू किया, और जो इन शॉर्ट काफी एक विरोध हुआ, और चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू किया। तो अब जो इंग्लिश थे,
जो डच थे, जो दूसरे दूसरे फ्रेंच थे, वो पावर्स भी आने लगे। तो हुआ यह था कि वो सारी भी क्रिश्चियन कंट्रीज ही थी, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर क्रिश्चियन कंट्री को उस समय, अभी स्पेन का अलग एंगल है, बट उसको अधिकार मिला। तो सिर्फ एडवेंट ऑफ क्रिश्चियंस कहना सही नहीं होगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कहना सही होगा, क्योंकि नेशनैलिटी मैटर्स। ठीक है। हाँ, तो अब आगे है कि भाई क्या अब मैं आपको जो पढ़ाना शुरू करने जा रहा हूं वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। क्या ये अभी भी रेलेवेंट है? क्या ये पढ़ना चाहिए? है क्या सर, आप एडवेंट ऑफ यूरोपियन से शुरू कर रहे हैं? आप सीधा आइए ना, वो 1857 के बाद क्या पूछते हैं क्या एग्जाम में? चलिए एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, अब देखिए हमें यहाँ क्या देखना है। आपको कुछ यहाँ 2023 दिखाई दे रहा है, 2022 दिखाई दे रहा है, 2021 दिखाई दे रहा है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, अभी अभी थोड़ा धैर्य रखिए, अभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठेंगे पूरी तरह से, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा और आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ भी इररिलेवेंट मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, जो पढ़ाऊंगा रिलेवेंट होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही पढ़ने वाले हैं। टाइम पास करने नहीं बैठे हम इधर। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडाइवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्टुगीज? अब देखिए, जो पोर्टुगीज है और जो गुजरात के रूलर है, अब हमें क्या पता चलता है कि कहीं पे भी जो भी यूरोपियन पावर्स आ रहे हैं, उनका किसी के साथ कोई पंगा हुआ, कोई वॉर हुआ, तो उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे? पोर्टुगीज। गुजरात के रूलर कौन थे? अब यहाँ आंसर आएगा, वो है बहादुर शाह। ठीक है। तो जो गुजरात के जो रूलर थे बहादुर शाह, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी। पोर्टुगीज की ओर से कौन थी, सामने कौन थी, किस जगह पे वो युद्ध लड़ा गया, प्लस वहां पे जो विनर्स कौन हुए, लूजर्स कौन हुए, विनर्स ने क्या गेन किया, लूजर्स ने क्या लूज किया। ये सब जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं, 2023 में पूछा गया। चलिए 2022, डच स्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेस ईस्ट कोस्ट। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा 1510 में किया था। ठीक है, फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज मद्रास ऑन द प्लॉट। ठीक है, इशूड बाय विजयनगर एम्पायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की। रूलर तो बाद में बने थे, पहले तो भी हम लोग तो व्यापार करने आए हैं, हमें बस व्यापार के लिए जमीन दे दो। हाँ, इस तरह से आए थे ना भाई, व्यापारी बन के आए थे, व्यापारी का भेष धर के। बाद में तो क्या होना शुरू हुआ वो देखते रहे, चले गए। ठीक है। ठीक है, वो जब 1991 में जो मार्केट्स खोलने की बात हो रही थी, तब भी कह रहे थे कि लगता है अब फिर से भारत गुलाम बनने वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेट्रा आ रही है, बट हर बार तो ऐसा नहीं होता। हाँ, तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन ऑन कर रहा है? ऐसा कुछ सुनने में आता है, कोई भारतीय ऑन कर रहा है क्या? हाँ, तो ये 2022 में पूछा गया। तो उन्होंने कहाँ कहाँ अपने ट्रेडिंग पोस्ट स्टेब्लिश किए, कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्टेब्लिश की, किस किस के साथ क्लैशेज हुए, ये जानना जरूरी। अभी 2021 लो, 2021 में भी पूछा गया। अगेन फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की दिख रहा है, फैक्ट्री दिखी ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 2008, 2010, 2018 कि देखो, क्या अगर वो बिजनेसमैन आए हैं तो भाई किस चीज का बिजनेस करने के लिए आए हो? स्टेपल कम्युनिटीज, कमोडिटीज एक्सपोर्ट किया कहाँ पे? बंगाल से। जो मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, क्या क्या वो एक्सपोर्ट करते थे? ऑप्शन डी आंसर है इसका। ठीक है, तो क्या क्या किस किस के बिजनेस में इन्वॉल्व थे, ये भी जानना जरूरी है। भाई वो आए थे तो क्यों आए थे, किसका बिजनेस कर रहे थे, किसके साथ बिजनेस कर रहे थे। ठीक है। आगे पौंडीचेरी नाउ पुडुचेरी। अब देखो, इसमें ये बहुत खतरनाक चीज है, एक एक बैटल, एक एक उसका आउटकम मायने रखता है। 2010 में पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्टुगीज। ठीक है। सेकेंड यूरोपियन पावर कौन थे? ओ भाई, फ्रेंच। अभी सही क्या है गलत है वो देखना। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। अब देखो, सबसे पहले पौंडीचेरी किसके पास रहा, ऐसे याद कर लो। पौंडीचेरी पीडीएफ। ठीक है, पौंडीचेरी सबसे पहले पोर्टुगीज के पास था, उसके बाद डच के पास गया, उसके बाद फ्रेंच के पास गया, उसके बाद इंग्लिश अंग्रेजों के पास गया, उसके बाद अंग्रेजों ने फिर से फ्रेंच के पास। सबसे पहले किसके पास था? पोर्टुगीज के पास। अब आपको ये जानना जरूरी है कि देखो उन्होंने कोई फैक्ट्री स्टेब्लिश की, उसका ईयर क्या है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा।
उसका ईयर क्या है, पहले किसके पास रही, दूसरे नंबर पे किसके पास चली गई, क्या फिर से पहले नंबर के पास लौटी। अब देखो पोर्टुगीज के पास से डच के पास गई, डच से फ्रेंच के पास गई, फ्रेंच से इंग्लिश के पास गई, इंग्लिश ने फिर से फ्रेंच को लौटा दिया। ठीक है, अब इधर देखो इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड गया। एक सेकंड के लिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई, अब देखो सेकंड यूरोपियन पावर कौन थे, भाई डच था सेकंड यूरोपियन पावर, पोर्टुगीज से डच, पीडीएफ मैंने आपको बताया था। और उसके बाद फर्स्ट यूरोपियन पावर पोर्टुगीज, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। अब देखो ये आपको ये जानना जरूरी है इनके क्लैशेस के, पोर्टुगल और डच के बीच में कब लड़ाई हुई, डच और फ्रेंच के बीच में कब हुई, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में कब हुई, ये सब यानी एक एक वॉर जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्परर कौन था, मतलब सॉरी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर बीईआई यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित की। अब इसमें सीन ये है, अंग्रेज लोग जब आए तो वो जहांगीर के दरबार में जो परमिशन लेने के लिए गए थे, कब परमिशन मिली कब नहीं मिली, कितना टाइम लग गया, ये जानना जरूरी होता है। तो उनके कंटेम्परेरी इंडियन रूलर्स कौन से थे, ये जानना भी जरूरी होता है। जहांगीर दिखा आपको इधर, ठीक है, जहांगीर के दरबार में आए थे। आगे आते हैं, ठीक है, 2007, 2006, 2003, हम ये सब मैं आपको बता रहा हूं कि हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप ये मत सोचिएगा कि बोर हो रहे हैं या क्या क्या नहीं, सर तो बहुत ज्यादा फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, पास होने के लिए पढ़ना है, मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना है। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम। अब देखो उनका ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर किस ऑर्डर में आए, ठीक है, क्या क्रम था, वो क्रम जानना जरूरी है। फ्रेंच, इंग्लिश, पोर्टुगीज, डच, क्या था क्रम, क्या पहले पोर्टुगल आए थे फिर डच आए थे ना, कि और फिर शायद इंग्लिश और फिर फ्रेंच ना, ऐसा ही कुछ था ना। क्या ईयर था, उनकी कंपनीज कब स्टेब्लिश हुई, शायद कुछ की कंपनी पहले स्टेब्लिश हो गई लेकिन भारत में पहले कौन आया, ये सब भी तो जानना जरूरी है। अब देखो 1613, वेयर वाज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट। अब देखो हाँ, 1613 में कहाँ पे परमिशन मिली थी, सूरत में मिली थी क्या। हाँ, विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो गोवा गोवा जो है वो मतलब नॉट करेक्ट पूछा है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट। गोवा जो है अगर आपको पता है कि 1510 में ये आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि नॉट करेक्ट में ये आ गया, बाकी सही है गलत है जानने की भी इतनी जरूरत नहीं रह गई। लेकिन आपको किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है हल्दी घाटी, अरे भाई ये कहाँ से, ये तो मिडाइवल इंडिया में पहुंच गए हम। नादिर शाह कैप्चर ऑफ दिल्ली, ठीक है, ये कुछ लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ाते हैं क्योंकि डिक्लाइन ऑफ जो मुगल पढ़ाना रहता है, तो किसके समय, वो रंगीला जी के समय आए थे क्या, पता नहीं, देखते हैं। तो डेथ ऑफ शिवाजी, औरंगजेब, शिवाजी, मिडाइवल वर्ल्ड, और कुछ लोग मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ा सकते हैं। ग्रांट ऑफ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी कब था, 31 दिसंबर कब था, 1600 ऐसे ही कुछ था ना। तो और एक्सेशन ऑफ अकबर, ठीक है, कब हुआ था एक्सेशन ऑफ अकबर, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में कुछ हुआ था क्या। हाँ देखते हैं। तो बात ये हो रही कि 1556, तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो चार्टर कब ग्रांट हुआ, तो इससे हम ये ऑर्डर पता कर सकते हैं। इसका आंसर आप कीजिएगा, बहुत सारी बातें तो शायद मैंने बताई दी है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का जिक्र कर दिया है, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। अब देखो बैटल हुई, मैंने बताया था कौन कौन से स्टेक होल्डर है, कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपको पता है कि, तो आपको ये जानना जरूरी होता है। देखिए बैटल ऑफ ऑन्डी वॉश, कार्नेटिक वॉर्स, जो अंग्रेजों के और फ्रेंच के बीच में जो कार्नेटिक वॉर जो 1 2 3 एंग्लो एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो माइसोर वॉर, एंग्लो सिख वॉर्स, एंग्लो अफगान वॉर्स, कई तरह के वॉर्स आपको जानना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, पीवाईक्यू देख लो, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, यूरोपियंस आपस में कब लड़े, यहाँ की सत्ताओं के साथ कब और कैसे लड़े, एक एक चीज जानना जरूरी होता है, ठीक है, ये पूछते हैं एग्जाम में, लो देख लो एक एक चीज, ठीक है। हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। अब देखो
हुगली और पायरसी। अब देखो पायरसी का आपने एक किस्सा सुना हो कि जो शाहजहां और मुमताज महल का कोई किस्सा है कि जब मुमताज महल की दो दासियां थी, जो कई सारी बुक्स में कवर किया गया, स्पेक्ट्रम में भी है ये, जो दो दासियां थी उनको स्लेव ट्रेड के लिए जो पोर्टुगीज ने हड़प कर लिया और ये बात पहुंची शाहजहां के यहाँ। तो पोर्टुगीज तो बहुत अपनी जिद में रहते थे, बैंड बजनी शुरू हो गई जब शाहजहां पीछे पड़ गया था तो, कि भाई मेरी मुमताज, हाँ मुमताज के सेविकाओं के साथ तुमने ऐसा किया। मुझे नहीं पता कि वो दूसरी चीजें उनकी नोटिस में थी या नहीं थी, कि पहले से ये चीजें हो रही थी या नहीं हो रही थी। हाँ तो मुमताज जी के लिए नहीं जरूरी, आई होप कुछ मानवता के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा, पर अल्टीमेटली मेन बात थी कि शाहजहां की अथॉरिटी को चैलेंज हुआ। तो वो जो किस्सा आता है उस समय ये आता है कि भाई जो हुगली में जो इंसिडेंट हुए थे वो पोर्टुगीज का क्या रोल था वहां पर, ये वहां से आंसर निकल के आता है। ये इवेंट जब आपको पढ़ाऊंगा आपको पता चल जाएगा। टोटल 17 क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, 17 पे खतरा नहीं, नहीं खतरा नहीं होता हर बार, ये राइम होता है इसलिए लोग बोल देते हैं और कुछ नहीं। द फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब देखो डच लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो मॉडल लाया था वो आपको पढ़ाऊंगा जब डच इंट्रोड्यूस करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपको जो डच के बारे में पढ़ना जरूरी क्यों है। 1994 में पूछा गया है, जब पिछले समय में पूछा गया और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का हिस्सा है तो अभी भी पूछा जा सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि वो पिछला नहीं पूछेंगे, वो लोग वो यही सोचेंगे कि 1994 का क्वेश्चन कौन देखने जाने वाला है, कौन जाता है यहाँ, टाइम पड़ा है। हाँ, हु वाज द पर्सन बिहाइंड कन्वर्जन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी इनटू अ रीजनल पावर? कौन थे, क्लाइव साहब थे क्या? बंगाल में कुछ हुआ था तो आपको जो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर जितने भी अदर बैटल्स हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन्होंने उसको फायदा पहुंचाया अंग्रेजों को, वो सारे बैटल्स भी पढ़ने जरूरी होते हैं। जैसे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, वो मराठों का जो एक डिक्लाइन हुआ, तो वो अंग्रेजों के लिए तो बहुत अच्छी बात थी ना। उसी समय भाई जैसे अंग्रेजों का डिक्लाइन हो रहा था कौन उठ खड़े हुए, सॉरी अंग्रेजों का नहीं, जो मराठों का, कई जो दूसरे पावर्स थे वो रीजनल, वो उठने की कोशिश करने लगे। तो अंग्रेज लोग बोलते यार अभी हमारा नंबर भी तो लगने दो ना यार, हम कब तक ऐसे इधर उधर सबसे लड़ते फिरेंगे। तो अंग्रेज लोगों का जो कहते हैं ना कि जो जितने भी संघर्ष रहे वो आपको जानने जरूरी है। करेक्ट ऑर्डर देखो, पानीपत, ये तो तराइन, और ये देखो स्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी देखो ये जो मिडाइवल वर्ल्ड शुरू होने जा रहा है, फिर ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो मुगल रूल शुरू होने जा रहा है, और जो अंग्रेजों का कहते हैं ना जो आगमन भारत में होने की शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, फर्स्ट द फर्स्ट अमंग द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक्स विथ इंडिया आर, लो बोलो। कब काम आएगा ये 1498 वाला फैक्ट? 1983 में। टाइम ट्रैवल करके जाके अगर एग्जाम दे पाओ तो बहुत बढ़िया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, काफी इजी। फ्रेंच सुप्रीमेसी इन इंडिया केम टू एंड एंड विद द, अब कुछ लोग देखिए मैंने देखा है एक आध बार बोलते हुए कि बैटल ऑफ वांडी वॉश, अभी मैंने पीछे भी एक दिखा था कि बैटल ऑफ वांडी वॉश पूछा गया है। जो जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था उसका नाम होता है कि बैटल ऑफ वांडी वॉश। तो उसमें 1760 में जो फ्रेंच सुप्रीमेसी थी वो हुई डाउन। और आप देखिए अंग्रेजों के लिए पता नहीं क्या काफी फेवरेबल समय था, उनके कोई ग्रह बदले थे 1757 आते आते तक तो भाई। ठीक है, कहां बैठ गए, बंगाल में बैठ गए। 1757 के बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए 1764 जो बक्सर की बैटल हुई। ठीक है, 1761 में भाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ ना, पानीपत जाले ऐसा कुछ लोग यूज करते हैं व्यक्तिगत तौर पे, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, बट ठीक है। कितने सारे लोगों को गुलामों के तौर पर ले जाया गया था और इस किसी का काम धंधा बर्बाद होता है तो ऐसी कुछ कोर्ट के तौर पे बोलते हैं। ऐसी तो कई सारी नोविंगली अननोविंगली हम भी बोल रहे हो सकते हैं, तो अगर ध्यान दिला जाए तो उसमें हम वर्क करेंगे और नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो द फ्रेंच सुप्रीमेसी इन इंडिया केम टू एन एंड विद द बैटल ऑफ वांडी वॉश। तो हमें जो कार्नेटिक वॉर्स जितने भी हुए अंग्रेजों का फ्रेंच के साथ, फ्रेंच का डच के साथ, या डच का
अंग्रेजों के साथ या डच का पोर्टुगीज के साथ, जिसका जहां पे भी, अरे पोर्टुगीज का जो अंग्रेजों के साथ बैटल ऑफ स्वाली हुई थी, बैंड बज गई थी अंग्रेजों की, सॉरी पोर्टुगीज की, उल्टा बोल गया, हाँ, बैंड बज गई थी ये पोर्टुगल वालों की, क्योंकि उसके बाद से तो उनका जो पतन हुआ है यहाँ पे, और जो आगे जो रूलर्स थे उन्होंने किसके साथ, अंग्रेजों के साथ थोड़ा सा अपनी डीलिंग्स बढ़ा दी थी। ठीक है, चलिए, तो अब हम बिना देर किए आगे हमारे लेक्चर को बढ़ाते हैं और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इमेज दिखाई दे रही है कि जहाजों का एक बेड़ा आता हुआ दिख रहा है, तो भाई क्या उससे पहले क्या कभी यूरोपियन से हमारे कोई संबंध नहीं थे? क्या सिर्फ 1498 के बाद ही स्टेब्लिश हुए? क्या हम भारतीय लोग उससे पहले किसके साथ डील करते थे? इस्लाम का उदय तो काफी बाद में हुआ, तो उससे पहले कौन सा कोई एम्पायर था? तो ये सारी बातें आज आपको यहाँ पर पता चलेगी, और कुछ जो बुक के बेसिकली जो रिफर हम करते हैं ज्यादातर उसके पॉइंट्स है, और आगे आप जो देखते जाएंगे कि आपको कई ऐसे रिसर्च के पॉइंट्स, कई ऐसे प्रॉपर वे में चीजें जानने को मिलेगी जो बहुत ही शानदार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आओ सुनाए लूट की एक कहानी। एक था हेक्टर, एक थी क्वीन दीवानी। तो देखिए, अब जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो है लूट की एक कहानी। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये जानना रहेगा, ये कहानी शुरू हुई उससे पहले इंडियाज एंशियंट ट्रेड विथ यूरोप। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई इस्लाम का उदय तो बाद में हुआ, ये अरब कंट्रीज बनी ये तो बाद में बनी, उससे पहले क्या था? तो उससे पहले देखिए, जो यूरोप की जो एंशियंट वर्ल्ड में जो हमारा ट्रेड चलता था एंशियंट टाइम्स में, और उसमें आप देख रहे हैं कि भाई जो 1200 बीसी से, ये एक जनरल पॉइंट से एक बार आप क्विकली गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, मेन कहानी होगी 1498 वाला एंगल जब आएगा वहां से स्टार्ट होगी, 1453 से जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार हो गया ऑटोमन टर्क्स का। उससे पहले कुछ बैकग्राउंड देना जरूरी है, क्योंकि पहले भी व्यापार होता था। ट्रेड विद एंशियंट ग्रीस वाया पर्सिया एंड मेसोपोटामिया। ठीक है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं भाई, ग्रीक्स जो है प्री मौर्यन एंड मौर्यन टाइम्स में भी जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, कि भी आपको यवन नाम देखने को मिलता है महाभारत में। ठीक है, और जो फिलोसोफर जो थे वो जो विजिट किया भारत में, फिर अलेक्जेंडर जो ग्रीक्स से जो भारत में इन्वेजन हुआ, फिर जो गांधार आर्ट जो है जिसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस साफ देखने को मिलता है, आर्ट एंड कल्चर की क्लास में आपको देखने को मिलेगा, जब मैं वो भी अगर हो सका तो पढ़ाऊंगा। तो उसमें आपको ये सब देखने को मिल रहा है कि किसी ना किसी तरह से उनका इंटरेक्शन हमारी कंट्री के साथ देखने में मिलता है। तो आगे आते हैं भाई, अब देखिए, अब आते हैं कि देखिए जो 14th सेंचुरी आते आते तक जो मंगोल एम्पायर जो है उसका क्या रोल था? तो देखिए, मंगोल जो थे उन्होंने जो लैंड कारावन रूट्स जो थे, लैंड रूट्स जो है वो उस पे उनका अधिकार हुआ करता था। जो सिल्क रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तौर पे आज भी उस प्राचीन काल के उस रूट को याद करके जो चाइना से कहा जाता है कि हम एक जो वन बेल्ट वन रोड इत्यादि कुछ बनाने की बात करते हैं, या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो वो उसी जो मंगोल का जो एक लैंड रूट था उसी की बात कर रहे हैं। और उसमें बात हो रही है कि जो टोल्स कलेक्ट होता था, अब सीधी सी बात है, ट्रेड रूट पे अधिकार होने से क्या होता है? टोल रेवेन्यू। ठीक है ना? तो आज के समय में आपको टोल टैक्स आप देखते होंगे कि उससे अच्छी खासी रेवेन्यू होती है। जो लीगली बने वहां तो हो ही जाती है, कुछ जगहों पे तो जो इलीगली बने हुए हैं वहां तो कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इंपायर डिक्लाइन हुआ। अब देखो, जो ब्लैक डेथ पेंडेमिक आया, ब्लैक डेथ जो यूरोप में आया था जो 1340s में, यानी 14th सेंचुरी में, आपको देखने को मिल रहा है कि भाई मंगोल का एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब देखिए, जो एक्सप्लोरर एक्टिविटी होती है ना, उसका एक अजीब सा, कहते हैं ना कि एक पॉइंट है, एक डार्क ह्यूमर जैसा एंगल मुझे लगता है, कि भाई लोग है भाई, जो कई ऐसा ट्रेड रूट है या कई ऐसे रूट है वहां पे जाने से डरते नहीं, कोई समुद्र में कहाँ एक्सप्लोर करेंगे, कई तरह का भय लेकर के वो लोग चलते थे, कि फ्लैट अर्थ थियरी थी, समुद्र से किसी एक्सट्रीम में चले गए तो कोई आसमान में तो फेंक नहीं दिए जाएंगे। तो ऐसे ऐसे डर के साथ कुछ लोग जीते थे। हुआ ये क्या, ब्लैक डेथ जब आई, तो ब्लैक डेथ में जो पेंडेमिक आया उसमें इतने लोग मारे गए कि लोगों का ये डर खत्म हो गया कि हम मौत तक पहुंचेंगे, ऐसा डर हम क्यों पाल के बैठे, मौत भी तो हम तक पहुंच सकती है। तो ये जो डर उनका खत्म हुआ, तो एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी काफी बढ़ चली, क्योंकि अपनी आंखों के सामने कईयों को उन्होंने मरते हुए देख लिया था। तो उनका डर खत्म हो चुका था, एक ना एक दिन तो वैसे भी मर जाना है, बेहतर है कुछ करके मरो।
तो वो एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी को बूस्ट मिला। अब एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटी कहाँ कहाँ जरूरत आगे पड़ने वाली है हम उसे समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात हुई कि बैंकिंग रिवॉल्यूशन इन इटली, जो मेडिची बैंकर्स करके हैं, उन्होंने जो मॉडर्न क्रेडिट सिस्टम जो लाया, तो देखिए सीधी सी बात है, आपको कोई एक्सप्लोरेशन करना है या कोई भी आपको एडवेंचर करना है या बिजनेस करना है, कोई भी आपका एक वेंचर है, तो उसमें आपको पैसे तो लगते हैं। तो जो मेडिची बैंकर्स ने जो ये मॉडर्न क्रेडिट सिस्टम को जो खोज निकाला, उससे हुआ क्या कि भाई जो इनोवेशन इनेबल्ड इटालियन ट्रेडर्स टू एक्यूमुलेट वेल्थ थ्रू ट्रेड विथ एशिया। तो एशिया के साथ जो ट्रेड होता था, इटली का भी मैप पे आपको दिखाऊंगा मैं, इटली कहाँ पे और एशिया का क्या एंगल है, तो वहां पर ये ट्रेड से उनको फायदा होना शुरू हो गया। यानी कि आप अब देखिए कि यूरोप की एक कंट्री की अभी हम बात करें कि इटली जो है वो समृद्ध होना शुरू हो गया, किसके साथ व्यापार करके, कि भाई एशिया के साथ व्यापार करके। ठीक है, अब देखिए यूरोपियन ट्रेड विथ अफ्रीका। अब देखिए स्पेन एंड पोर्टुगल ट्रेडेड विथ वेस्टर्न अफ्रीका, चलिए ठीक है, इन द 14th सेंचुरी द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड इन अफ्रीका लेड टू इंक्रीज रेवेन्यू। अब देखो, अब जो आपको मर्केंटिलिज्म की फिलोसफी क्या होती है अगर आपने पढ़ा हो तो, कि जो गोल्ड है, जो जितने भी रिसोर्सेस कुछ एक हैं वो लिमिटेड है, तो उस पर अधिकार कर लो। अब हुआ क्या कि जो अफ्रीका में जो गोल्ड निकल कर आया तो 14th सेंचुरी में, तो उसने किसको रेवेन्यू बढ़ा दी, किसकी, स्पेन और पोर्टुगल की। अब ध्यान रखिएगा, स्पेन और पोर्टुगल ये नाम याद रखिएगा। अभी मैं प्लेयर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आपको इटली याद रखना है, आपको स्पेन याद रखना है और पोर्टुगल याद रखना है। स्पेन और इटली की रेवेन्यू कहां से बढ़ी, एशिया के साथ ट्रेड करके, मॉडर्न बैंकिंग आई, मेडिची बैंकर्स। स्पेन और पोर्टुगल की रेवेन्यू कहां से बढ़ी, अफ्रीका में उनको सोना मिल गया, ठीक है, गोल्ड। फिर आगे आते हैं कि भाई इस तरह से इनकी यूरोपियन नेशंस जो है वो पावरफुल होने शुरू हो गए। आगे आते हैं कि भाई ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न। अब देखो, हाँ चलो ठीक है, 1440s में ग्लोबल रिसेशन आई, एक लाइन के तौर पे पढ़ लीजिए। आगे आते हैं, अब देखिए रोमन एम्पायर के ट्रेड का जिक्र आ गया कि भाई 1st सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी एडी तक में रोमन एम्पायर के साथ में ट्रेड होता था। फिर मिडाइवल ट्रेड का जिक्र आ गया कि भाई जो वेनिस है, जेनोआ, फ्लोरेंस, नेपल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई शहरों के साथ में भाई बात आ गई कि भाई ट्रेड होता था। ठीक है, ट्रेड रूट्स विथ एम्पायर्स, ओवरलैंड ट्रेड रूट्स, कैरावन्स ट्रैवल्ड ओवरलैंड फ्रॉम यूरोप टू द रेड सी और पर्शियन गल्फ, फ्रॉम देयर गुड्स वर सेल्ड टू इंडिया। अब देखो कि अभी आपको मैं ट्रेड रूट दिखाना शुरू करता हूँ, आगे थोड़ी देर बाद उस पर आ जाते हैं। एक सेकंड के लिए हम ये एक स्लाइड पढ़ते चले जाइए, अभी कहानी के फॉर्म में भी हम चीजों को समझेंगे और मैप देख के समझेंगे। ये मत सोचिएगा थोड़ा ये बोरिंग होने वाला पार्ट। एक बैकग्राउंड जान लीजिए, मैंने आपको इटली के बारे में बताया, मैंने आपको पोर्टुगल और स्पेन के बारे में बताया। अब ये प्लेयर्स कैसे इमर्ज होके आएंगे आगे और क्या होगा वो देखिएगा। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि अभी हाल के जो इकोनॉमिक बबल जो है बना, उसके बाद देखिए कि यूरोप के जो ट्रेड चैलेंजेस पे बात आनी शुरू हो चुकी है कि भाई इम्बैलेंस ट्रेड हो गया, कि भाई यूरोप के पास देखिए लिमिटेड गुड्स टू ऑफर था एक्सचेंज में, और इंडियन स्पाइसेस काफी महंगे होते थे, चाइनीज फैब्रिक और साउथ ईस्ट। देखिए जो यूरोप है उसको खरीदेंगे तो सामने कुछ रिटर्न देना रहेगा ना एक्सचेंज में, और सामने आप जो ट्रेड बैलेंस देखते हैं भाई, यहाँ यूरोप से भी इंडिया में कुछ आ रहा है और इंडिया से भी कुछ यूरोप में जा रहा है, तो ट्रेड बैलेंस है। नहीं तो आपने नेगेटिव ट्रेड, पॉजिटिव ट्रेड, वो सब के बारे में सुना होगा। तो यूरोप के पास ऑफर करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, वो एक कंजम्पशन वाली कंट्री बनकर, एक कॉन्टिनेंट बनकर उभर रहा था। तो ये एक चैलेंज बनता जा रहा था उनके लिए, इकोनॉमी के लिए। ठीक है, आज के समय में भी हम देखते हैं कि भाई भारत का चाइना के साथ जो है ट्रेड बैलेंस अच्छा नहीं जा रहा है। फिर जैसे यूएस के साथ अच्छा होता है तो हम काफी खुश हो जाते हैं। फिर जो आईटी सेक्टर का जो भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में, उसको लेकर हम खुश हो जाते हैं। तो ये बात है कि भी हमें भी सामने कुछ ऑफर करना है और सामने वालों क्या एक ऑफर, एक विन विन सिचुएशन हो जाती है, तो काफी अच्छा काम हो जाता है। अब देखिए इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस दिस लेड टू लॉपसाइडेड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मैंने बताया आपको, और करेंसी डिवैल्यूएशन इन यूरोप। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है कि करेंसी का डिवैल्यूएशन होने लगा, उनकी करेंसी की वैल्यू घटने लगी। अब आगे देखिए, ऑटोमन एम्पायर्स राइज टू पावर, अब रियल कहानी स्टार्ट हुई। देखिए अभी तक हमें आपको एक वन लाइनर स्टेटमेंट के तौर पे बता रहा था, अभी देखिएगा मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि चक्कर क्या है, कि ऑटोमन का राइज हुआ, उससे समस्या कहां पर आई जो यूरोपियन कंट्रीज को। मैप में एक ब्लॉक होता हुआ आपको दिखेगा, एक सेकंड के लिए आप हम इसे पढ़ लेते हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453,
और उसके बाद क्या हुआ कि टर्क कॉन्कर्ड द ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड अनेक्स्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, कंट्रोल ऑफ ट्रेड रूट्स। अब देखो, अब क्या हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने के बाद ट्रेड रूट्स पे उनका कंट्रोल आ गया। अब ट्रेड रूट पे कंट्रोल आने का फायदा क्या होता है? टोल टैक्स। भाई उस ट्रेड रूट से जब निकलोगे पैसा देके निकलो, या सामान जो तुमको मिलेगा उस ट्रेड के थ्रू निकलेगा, तुमको जाने की जरूरत नहीं है, हम सप्लाई कर देंगे। अगर मान लो इस तरह का चीज निकल कर आती है, ट्रेड रूट को अक्वायर करने का फायदा क्या होता है कि हमने एक अधिकार कर लिया, कोई दूसरा नहीं निकलेगा, या अगर दूसरे को निकलना है तो पैसा देके निकलो। उससे होगा क्या? प्राइस बढ़ेगा। भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाती है आपके प्रोडक्शन कॉस्ट में, तो आपकी चीजें महंगी होने लगेगी और आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। अब किसने था, मैंने आपको इटली का जिक्र कर दिया था कि उसने एशिया के साथ व्यापार कर रहा है। पोर्टुगल और स्पेन अफ्रीका के थ्रू रिच होते जा रहे हैं, गोल्ड मिल गया उनको वहां पर। ठीक है। अब बात आ गई ऑटोमन टर्क्स, आज का जो टर्की का जो एरिया है जिसको तुर्की कहा जाता है, तो वहां पर जो है, जो ऑटोमन टर्क्स वहां से जो पूरे फैलने शुरू हुए, तो एक समय आया कि जो मेडिटेरेनियन रीजन था वहां का जो रूट्स थे उन पे उनका एकाधिकार स्थापित होने लग गया। ठीक है। तो अब आते हैं इटालियन सिटी स्टेट्स एडेप्टेशन। अब देखो, इटालियन सिटी जो थे उन्होंने क्या किया कि ट्रेड विथ इंडिया थ्रू इजिप्ट एंड रेड सी रूट, लेवरेजिंग देयर जियोग्राफिकल एडवांटेज। अभी मैं इटली का एक एक मैप पे आपको दिखाऊंगा सीन क्या है कि भाई इटली का तो भाई कंटिन्यू होता रहा ट्रेड, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज थी वहां की, उनके ट्रेड पे इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। चलिए अब हम देखते हैं आगे। हाँ, अब हम मैप देखेंगे। अभी तक मैं आपको समझाया जा रहा था तो कुछ चीजें आपकी ऊपर से जारी हो सकती थी, लेकिन अब आप मैप पे देखते हैं। देखिए, ये जो है हमारे इटली, मैंने आपको राउंड करके बताया। इधर पे आपको ये छोटा सा पार्ट जो दिख रहा है इधर, ये पोर्टुगल, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये है स्पेन। ठीक है। और अब ध्यान से देखिएगा कि जो ये जो रीजन है ये टर्की का है, और ये वाला पार्ट मेडिटेरेनियन का, जी भी हाल जो लास्ट में जिसको मैंने राउंड किया वो मेडिटेरेनियन रीजन है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको गल्फ ऑफ एडन बताना शुरू करूं, पर्शियन गल्फ बताना शुरू करूं, गल्फ ऑफ ओमान बताना शुरू करूं, बजाय इसके आप मैप देखते हैं ना भाई छोटे बच्चों की तरह, तो देखिए कि अगर इटली को आना है, ठीक है, तो इटली के पास क्या रास्ते हैं भाई? देखो, ये रेड सी जो है इधर से आके यहाँ पे से एडन से होते हुए पहुंच गए इधर इंडिया में। और दूसरा रास्ता क्या है, जो कि भाई लैंड रूट पकड़ा और फिर इधर पहुंच गए, और इधर से जो गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान से पहुंच गए इंडिया, या फिर भाई उन्होंने कोई लैंड रूट ले लिया। ठीक है। तो इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जो टर्की है, भाई कोई थोड़ा सा सी रूट लेते हुए बाद में अफगानिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया, वहां से होते हुए लैंड रूट लेके इंडिया पहुंच गया। अब लैंड रूट जो होता है वो इतना कोई बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि स्लो होता है, लैंड रूट स्लो होता है। और जो सी रूट होता है ना, वो काफी, कहते हैं कि फास्ट होता है, और उसका एक बेनिफिट भी एक मिलता है, जो आपने जो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, आप मैथ्स का अलग कंसेप्ट है, आसान भाषा में समझ जाइए कि जो सी रूट है वो फास्ट है। अब हुआ क्या, जो ये जो प्रॉपर जो रूट था, ये टर्की का यहाँ पर जो कंट्रोल पूरा लगभग लगभग आ गया। तो हुआ क्या, जो ऑटोमन टर्क्स का हुआ ये कि भाई अब ये जो मेडिटेरेनियन रीजन है, इसके अलावा का कोई रूट उन्हें खोजना था। और जो ऐसा कहा जाता है कि अरब वर्ल्ड ने कई बार क्या किया कि इंडियन ओशन को एक लैंड लॉक्ड रीजन के तौर पर बताया। अब लैंड लॉक्ड रीजन के तौर पर बताने का फायदा क्या होता है कि भाई ये मैसेज दे देना कि तुम तो हमें क्रॉस किए बिना वहां पर जा ही नहीं सकते हो। अब धीरे धीरे करके जो एक मार्को पोलो जी का ट्रैवल हुआ था, फिर एक तो फिक्शनल राइटर हो गए थे, कोई मेंडेविल ऐसा कुछ उनका नाम है, जॉन मेंडेविल ऐसा कुछ नाम है, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है क्योंकि मैंने ज्यादा रिफर नहीं किया था, वो इतना सोर्स जेन्युइन नहीं है। तो उन्होंने तो काफी कुछ फिक्शनल, प्रेस्टर जॉन और कितना कुछ उन्होंने लिख डाला था कि यहाँ पे इंडिया में ऐसा एम्पायर है, वैसा एम्पायर है, वन आइड जायंट है,
और पता नहीं कौन कौन से तो फिक्शनल वर्ल्ड के कौन कौन से उन्होंने रचना कर दिए थे, और वहां पे कोई क्रिश्चियन रूलर रूल कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें फैला दी थी। तो वो काफी फैसिनेट करती थी, और मार्को पोलो का ट्रैवल बताता था कि भाई इंडिया जो है, लोगों ने सोचना शुरू किया कि शायद कोई अल्टरनेटिव रूट अवेलेबल हो सकता है। तो हुआ ये कि जो पोर्टुगल और स्पेन थे, और उसमें स्पेसिफिकली पोर्टुगल और स्पेन, इन दोनों का समृद्धि इतनी हो चुकी थी कि ये स्थिति में थे कि हमें अल्टरनेटिव जो लैंड रूट पे जाना है, तो उसके लिए वो प्रॉपर रिसोर्सेस और सब कुछ मैनेज कर सकते थे। और ये बात अलग है कि भाई चाह है तो राह है, तो चाह भी उनमें थी, तो राह भी आगे दिखनी शुरू हुई। कैसे, वो देखते हैं। देखिए, अभी मैं आपको एक स्टोरी फॉर्म में बता रहा हूं कि भाई जो पोर्टुगल ने क्या किया, कि उन्होंने आगे अभी मैं डिस्कस करूंगा, भाई वो अफ्रीका से होते हुए एक समय आया, यहाँ पर कालीकट पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे, उसके पहले के क्या इवेंट्स हुए थे, वो भी हम जानेंगे। अभी आप एक ऑब्जर्वेशन से देख लीजिए, ठीक है। और उसके पहले के भी जो थे, और या एक चीज ये देख लीजिएगा कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये न्यू वर्ल्ड यहां लिख रहा हूं। भाई लोगों को पता तक नहीं था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पूरे के पूरे इतने बड़े कॉन्टिनेंट है भाई, है, वो ही नहीं पता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पर जो कैनरी आइलैंड जो है इस साइड कहीं पड़ता है, वो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वर्ल्ड का, ठीक है। इवन ये वर्ल्ड राउंड है, गोल है, ये भी लोगों को आइडिया नहीं था। तो ये पता करना कि भी वर्ल्ड राउंड है, ये एक बार के लिए पता चला। तो ये पता चला, तो जो यहाँ पे जो स्पेन है, स्पेन, तो यहाँ पे जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, उन्होंने सोचा अगर वर्ल्ड गोल है, ठीक है, तो हम लोग जो हैं भाई, अगर वेस्ट की ओर भी जाना शुरू करें, तो घूमते 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 हम कहाँ आ जाएंगे, ईस्ट की ओर, मतलब इधर। तो हुआ ये कि वो पहुंचते गए, और वो कहाँ पर पहुंच गए, ये हमारे कोलंबस जी जो हैं, इधर पर, जो कैरेबियन आइलैंड्स पे, और उनको लगा कि वो इंडिया है। अब एक्चुअली यहाँ पे देखिए, ये वो वेस्ट वाला पार्ट है, आज भी हम बोलते हैं ना वेस्ट और ईस्ट, तो इसको वेस्ट इंडीज आज भी कहा जाता है, ठीक है। तो उनको शुरुआत में लगा ये इंडिया है, हम तो इंडिया पहुंच गए, लेकिन बाद में जब ये क्लियर हुआ कि ये इंडिया नहीं है, तो इतना तो पता चल चुका था कि भाई विश्व में कई सारे दूसरे आइलैंड्स होंगे। तो ये एक तो खोजा गया भाई नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दूसरे कई सारे छोटे बड़े न जाने कितने आइलैंड्स खोज लिए गए। तो ये जो स्थिति आई, तो उसमें एक समय था, अभी आगे मैं बताऊंगा, अभी स्टोरी फॉर्म में बता रहा हूं आपको, एक एक इवेंट डिस्क्राइब करूंगा कि स्पेन और पोर्टुगल ने क्या किया कि वर्ल्ड को दो भागों में बांट लिया। यहाँ पे कोई केप वेर्डे आइलैंड है, उसके 1300 माइल्स वेस्ट में एक लाइन इमेजिनरी खींच दी गई, और कहा गया, स्पेन ने कहा कि भाई ये वाला पार्ट मेरा, पोर्टुगल ने कहा ये वाला पार्ट मेरा। ये वाला पार्ट था नोन वर्ल्ड, यहाँ पे भी हर चीज नोन नहीं थी, लेकिन ये था न्यू वर्ल्ड, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में आपको स्पेनिश स्पेनिश इन्फ्लुएंस जो होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है, और इस वाले पार्ट में आपको पोर्टुगल और अदर यूरोपियन पावर्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हम लोग स्पेन की हिस्ट्री ज्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन हमने पोर्टुगल के बारे में पढ़ा, डच के बारे में पढ़ा, अभी पढ़ना है आगे, इंग्लैंड के बारे में पढ़ना है, और हमने पढ़ना है किसके बारे में, फ्रांस के बारे में। तो ये सब जो हमने पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि वो लोग इस साइड उनका आगमन अधिक हुआ, और वो हमारी आज की हिस्ट्री के लिए मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो मैंने स्टोरी फॉर्म में बताया उसको एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बता रहा हूं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कौन से पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे, हम उन्हें जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई कोई भी लोग भारत आना चाहते हैं, है ना, तो भारत आना चाहते हैं, तो उससे पहले ये आना क्यों चाहते हो भाई, है ना। भाई आना चाहते हो तो अच्छी बात है, क्यों आना चाहते हो, तो रियल मोटिव्स टू कम टू इंडिया क्या थे। तो देखो, एक्चुअली सीन क्या था कि भाई उनको चाहिए थी कमोडिटीज, ठीक है। कौन कौन सी, टेक्सटाइल चाहिए थे इंडिया के,
सिल्क, स्पाइसेस, प्रेशियस मेटल्स। अब देखिए, ये सारे उनको एक कहते हैं ना कि कमोडिटी का इंटरेस्ट था। अच्छा, चीफली स्पाइसेस लाइक पेपर, नटमेग, क्लोव एक्सेट्रा। जो स्पाइसेस जो हैं उसका वो क्यों चाहते थे, देखो स्पाइसेस से जुड़ा स्पेक्ट्रम की जो आपकी बुक है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि देखिए जो यूरोप में प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने से क्या हुआ कि भाई वहां पे जो कई जो लैंड क्लेम करना शुरू कर दिया भाई, फॉरेस्ट कट करके, फॉरेस्ट कट हुआ। ये स्पेक्ट्रम बुक में अच्छे से देके रखा है, जो आपकी मोटी सी आती है ना किताब, आपने देखी होगी। फॉरेस्ट कट हुआ तो हुआ क्या कि भाई वहां पर एग्रीकल्चर राइज हुआ, एग्रीकल्चर राइज हुआ तो उसमें भी ऐसा हुआ कि भाई जो मेथड्स कई अच्छे अच्छे यूज करने शुरू कर दिए भाई, साइंटिफिक। तो हुआ ये कि भाई जो मीट प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ा। अब मीट प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, अरे भाई जो जानवर है उसको भी तो कुछ खिलाओगे पिलाओगे ना, खिला पिला के बड़ा करोगे, जो ग्लोबल वार्मिंग वाला एंगल आता है। तो खिला पिला के बड़ा किया तो मीट प्रोडक्शन बढ़ा। तो इस मीट को कुक करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए हमको क्या चाहिए थे, स्पाइसेस। और सिर्फ इसके लिए नहीं, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमें कुक और प्रिजर्व करने के लिए भी स्पाइसेस चाहिए। अरे भाई, स्पाइसेस के मेडिसिनल बेनिफिट्स भी तो होते हैं ना, मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं आज भी हमारे घरों में। जो दादी नानी के नुस्खे कहे जाते हैं उसमें कई चीजें वर्क कर जाती है हम सबके केस में। सर्दी खांसी जुकाम में कई ऐसी सामान्य से लगने वाली चीजें भी आपको राहत दे जाती है। तो ये मेडिसिनल बेनिफिट्स भी थे, सिर्फ खाने का ऐसा नहीं है। अरे भाई, और एक और चीज, रिचुअल्स। रिचुअल्स के बारे में सुना है आपने, सुना होगा ना कि भाई आपके घर में कोई पूजा पाठ होती है तो उसमें कोई पर्टिकुलर सामग्री लगेगी। तो यूरोप के भी जो रिचुअल्स थे वहां का भी हिस्सा था। तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सप्लाई बैन हो गया था, लेकिन कीमतें बढ़ चुकी थी। आम पब्लिक आज भी देखो कि कई बार वो कई सारे अपने जो पूजा पाठ होते हैं वो नहीं करवा पाता, क्योंकि महंगाई कितनी है। वो सोचता है कोई उसको रिचुअल परफॉर्म करना है, उसकी आस्था है जो भी, उसके अकॉर्डिंग। तो महंगाई बढ़ती है, वो भी इम्पैक्ट करता है। तो अल्टीमेटली लेकिन सोचिए, हमारे हमारे रिचुअल में कोई चीज की जरूरत है और उसके लिए हम बाहर डिपेंडेंट है, क्या सीन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात है। तो ये स्पाइसेस उनके लिए ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। और सिर्फ स्पाइसेस नहीं भाई, सिल्क है, इंडियन टेक्सटाइल है, कैलिको चेन्स, फिर जो प्रेशियस मेटल्स है वो सब भी। अब देखो, मैंने स्पाइसेस का सिग्निफिकेंस आपको बता दिया। अब देखो, सिंबल ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस, इंडियन इकोनॉमी मोर एडवांस देन यूरोप। अब देखो, इंडियन इकोनॉमी जो है वो यूरोप से काफी एडवांस्ड थी, तो हम इंडिया के साथ में व्यापार करते हैं सिर्फ। और ऐसे किसी समृद्ध इंसान के साथ व्यापार करने में भी आपकी समृद्धि बढ़ने के चांस रहते हैं, इसलिए लोग बड़े लोगों के साथ में काम करना चाहते हैं। ओवरलैंड रूट इश्यूज। अब देखो, जो लैंड के जो रूट्स थे उसमें समस्या कहाँ आई, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कितना कंज्यूम होता था आप वो सोचिए। हम्म। फिर बाद में है कि भाई मिडल ईस्ट से होके जाना है, वो कट्टर क्रिश्चियन लोग हैं। और मिडल ईस्ट में कौन बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए बताइए मुझे, मुस्लिम्स भाई, अरब्स। तो इस्लाम से उनके जो पंगे थे, प्लस मैंने बताया था ना एक्सपेंसिव है, मिडल मैन आ चुका है भाई, उसको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा ना भाई, मिडल मैन आ चुका है तो अब कीमतें बढ़ गई। और पेरिलस, खतरनाक, मैंने बताया इस्लाम से उनके पंगे थे, तो रिलीजियस हेट्रेड के चलते भी उन पे अटैक हो सकता था। तो उनको ये भी डर लगा रहता था उस रूट से व्यापार करने में कि उनके ऊपर अटैक हो सकते हैं। वो तो कहीं पे किसी पे भी हो सकते हैं, लेकिन उस जगह पे चांसेस ज्यादा थे। तो ये एक डर था उनको कि भाई एक तो लैंड रूट काफी समय ले जाता है, सी रूट पहले वो लोग थोड़ा लैंड रूट पे जाते थे, बाद में वो सी रूट पे आते थे, ताकि सी रूट से समय बच जाता था। लेकिन अब क्या हो चुका था उनका
कि अब उनको मिडल मैन के थ्रू ही डील करना था। तो ये उनकी समस्या थी, तो उनको सीधा भाई इंडिया आना है और एक डायरेक्ट रूट ढूंढना है, ये उनकी मजबूरी थी। कंपटीशन विद इस्लाम, मैंने बताया ना, एडवेंट ऑफ क्रिश्चियंस, पूरी तरह से क्रिश्चियन नहीं बोल सकते बिकॉज नेशनैलिटी मैटर्स, लेकिन कंपटीशन, पेपल बुल 1453 में, 1453 में ही कॉन्स्टेंटिनोपल उन्होंने कब्जा कर लिया ऑटोमन टर्क्स ने, और 1453 में ही पोप निकोलस 5 ने बोला प्रिंस हेनरी को, जा बच्चा जी ले अपनी जिंदगी, यानी कि भाई पापल बुल ग्रांट कर दिया कि भाई तुम्हें इस्लाम से लड़ना है, क्रिश्चियन फेथ को फैलाना है। तो वो जो कंपटीशन था, वो अपने विधर्मी को पावरफुल होते हुए वो नहीं देख सकते थे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अंततः उनके धर्म पर आता। टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, बताया ना मैंने, इस्लाम से लड़ना है और क्रिश्चियनिटी फैलानी है। मर्केंटिलिज्म, गोल्ड, गोल्ड और गोल्ड, गोल्ड लिमिटेड है, जितना संग्रह कर सकते हो कर लो, जितनी तुम्हारी गोल्ड का संग्रह होगा उतनी तुम्हारी समृद्धि होगी। कब हटाया था गोल्ड स्टैंडर्ड और किसने हटाया था? पहले सब गोल्ड स्टैंडर्ड को आधार पे चलते थे ना, कुछ पार्ट तो रहता है लेकिन रिमेनिंग पार्ट क्या रहता है बताइएगा, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। कॉलोनी सीन एज एसेट्स, अब देखो भाई, कॉलोनीज का फायदा क्या रहता है? एक तो रॉ मटेरियल मिलता है वहां से, लूट, आओ सुनाए लूट की एक कहानी। तो जो लूट करके लाते हैं या सस्ते दामों में, चलो मान लो लूट नहीं भी कर रहे, मिडल मैन के बिना भी ला रहे हैं, एक समय के बाद तो लूट ही बन चुका था, पर भाई जो रॉ मटेरियल सप्लाई किया और उसको प्रोसेस करते हैं और उसको उन्हीं जगहों पे जाके बेचना भी है। तो चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी, हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं, यानी हमारा ही माल सामान हम ही को रिटर्न, बस थोड़ा सा प्रोसेस करके हम कुछ अच्छा करते होंगे, आई होप सो। और वही चीज को समराइज करते हुए गॉड, देखो वो क्यों आए थे भारत में, गॉड, गोल्ड और छोरी, नहीं छोरी नहीं, ग्लोरी गॉड, हाँ छोरी नहीं, ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी किसी लड़की का नाम नहीं, हिंदी में बोले तो गरिमा, मतलब गरिमा भी किसी लड़की का नाम नहीं, अर्थात नाम, शोहरत, कि भाई मरने से पहले हम ये अचीव कर गए। आज की तारीख में हम वास्को डी गामा को आज तक याद करते हैं, भले बहुत क्रूअल इंसान था, बहुत ही रिलीजियस हेट्रेड से भरा हुआ था, लेकिन एटलीस्ट उसका एक अचीवमेंट तो बोलता है ना, हाँ उसके प्रीकर्सर्स रहे हैं, उसने पिछले लोगों को फॉलो करके ही आगे बढ़ा है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि वास्को डी गामा को इतना क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए, बात तो सच है, लेकिन अब अल्टीमेटली जो पहुंचा, जिसने उस लाइन को क्रॉस किया, अब वही विजेता हो गया। ये स्थिति आ चुकी है, क्योंकि हम लोग सक्सेस को सलाम करते हैं, हारे हुए लोगों की कोई कहानी नहीं होती है, भुला दिए जाते हैं। ठीक है, ओके, हाँ हाँ, हर कोई अपनी जगह पर या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, अच्छे कोट से बोलने चाहिए। हाँ हाँ, उनका भी योगदान था भाई, मना कौन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, अब वो आए तो मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से रूट फॉलो करते आए। कोलंबस जो है 1492 में कहाँ पहुंचे, जो, और जो कैरेबियन में पहुंच गए थे और उनको लगा कि इंडिया है, तो अब वो वेस्ट इंडीज हो चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो वास्को डी गामा जी ने जो रूट लिया है 1497 में, कि वो यहाँ पे साउथ में आके थोड़ा सा साउथ अमेरिका के नज़दीक जाते हुए फिर यहाँ से होते हुए कि भाई ये मोजाम्बिक और इसके बीच से यहाँ पे जो मेडागास्कर है और मोजाम्बिक वाला एरिया से होते हुए यहाँ पे पहुंच रहे हैं कैलिकट में, वो अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको ये कैनरी आइलैंड, केप वेर्डे आइलैंड दिख रहा है, और ये केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी होगी, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका है, उसको भी हम स्टडी करेंगे कि आगे कहाँ कौन कैसे गया। आपको सब कुछ मिलेगा इस लेक्चर में, बस बने रहिए। देखिए, द रेनेसो, मैंने आपको कहानी के तौर में तो बहुत कुछ बता दिया है कि भी जो ऑटोमन टर्क्स का जो साम्राज्य स्थापित हो गया था, तो अब उससे बाहर निकलने के लिए जो कैथोलिक रीजन्स थे आइबेरिया के, वहां पे काफी एक ऊंचे नीचे होने लग गए कि भाई ऑटोमन के हाथ में सब कुछ आ चुका है, तो अब
हमारा ट्रेड कैसे बढ़ाएंगे, इंडिया के साथ डील कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जो रेनेसां हुआ, और उसके बाद रेनेसां में हुआ क्या, आर्ट साइंस और फिलोसॉफी को बढ़ावा मिला। तो देखो इसमें एक पार्ट आप देख रहे हैं साइंस। साइंस में क्या हुआ कि यूरोपियन कार्टोग्राफी एंड अदर एडवांसेस हुए। देखिए जो जॉनस गुटनबर्ग ऐसा कुछ उनका नाम है, तो उसमें वो जो प्रिंटिंग प्रेस का जो निर्माण हुआ, मुझे याद आ रहा है अभी, तो जो प्रिंटिंग प्रेस है, तो उससे हुआ क्या कि जो मैप होते हैं वो अच्छे से प्रिंट किए जा सकते थे। बुक्स तो प्रिंट की ही गई, लेकिन मैप भी प्रिंट किए गए। तो प्रॉपर एक अच्छा मैप आपके सामने है, तो चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। तो हुआ क्या कि भाई, और उसके बाद में मैप तो आया, लेकिन कार्टोग्राफर्स ने ये भी कंफर्म कर दिया कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं है। मैंने आपको बताया था अर्थ स्फेरिकल है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो वेस्ट की ओर ये सोच के बढ़ा कि अल्टीमेटली घूम करके वो ईस्ट की ओर आ जाएगा, इधर पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना। तो उसको ये नहीं पता था कि अब वो कुछ नया ही डिस्कवर कर लेने वाला है अननोविंगली, बट एक्सप्लोरर के तौर पे उसने ये सोचा कि मुझे वेस्ट की ओर जाना है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे आया कि भाई देखिए जो हमें पता चला कि अर्थ फ्लैट नहीं है, और मैंने बताया था कि मैप अच्छे से प्रिंट हो सकते थे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज लाइक एस्ट्रोलॉब एंड कैरावल शेप। देखो ये मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोलॉब, कैरावल शेप, कंपास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब काफी कुछ आ चुकी थी, लोगों को हैंडी हो चुकी थी। और नॉलेज फ्रॉम एक्सप्लोरर्स लाइक मार्को पोलोस ट्रैवल, मैंने बताया था मार्को पोलो के ट्रैवल में वो कुबले खान के दरबार में जो रहे थे, और उन्होंने जो कुछ इंडिया के पार्ट्स को भी देखा, तो कुछ उसमें भी फैक्ट्स और फिक्शन वाला पार्ट एलिमेंट कुछ लोग कहते हैं, कुछ एग्जैजरेट करके भी कुछ बातें मार्को पोलो जी ने बताई है। पर मुद्दे की बात ये है, कुछ तो पता चला ना कि कोई इंसान वहां जाके आया है, तो हम भी वहां पर जा सकते हैं, और हमें अल्टरनेट रूट खोजना है, क्योंकि जो लैंड रूट है, जो दूसरे जो रूट है मैरीटाइम रूट्स पे, कुछ जगहों पे ब्लॉक कर दिया गया है अरब ट्रेडर्स के द्वारा, या अरब किंग्स, मोनार्क्स एंड जो सल्तनत एक्सेट्रा जो भी थे रूलर्स, उनके द्वारा। अब उसके बाद हुआ क्या कि मैंने बताया कि नए ट्रेड रूट की जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आना चाहते थे, वो तो बता दिया। 1453 से 1498 तक मैंने बताया था आपको, पोप निकोलस 5 ने पापल बुल ऑफ 1453 प्रिंस हेनरी जो पोर्टुगल थे उनको ग्रांट किया। शायद ये किंग के छोटे भाई थे, प्रिंस थे ये, उनको ये ग्रांट किया 1453 में। और जो प्रिंस हेनरी के बारे में कहा जाता है कि वो काफी क्यूरियस थे, कि और वो काफी अच्छी ट्रेनिंग दी उन्होंने अपने साथियों को कि भाई तुम जाओ ट्रैवल करके आओ। और हुआ ये कि भाई लोग काफी आगे तक गए, और शायद इक्वेटर के आसपास ही कहीं ये लोग पहुंचे थे प्रिंस हेनरी के समय काल में। और लेकिन धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ेंगे अभी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इक्वेटर है, ये कुछ अफ्रीका वाला रीजन है, तो स्केल पे नहीं है, सिर्फ अंदाजे के लिए। तो कुछ लोग यहाँ तक पहुंचे, कुछ लोग यहाँ से आगे पहुंचे, फिर उसके बाद भारत आए, ऐसा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, इट गेव हिम राइट टू नेविगेट एज फार एज इंडिया एंड ऑल्सो टू फाइट। ठीक है, फाइट इस्लामिक इन्फ्लुएंस, मैंने आपको बताया था पापल बुल जो ग्राउंड किया है वो इस्लामिक इन्फ्लुएंस को फाइट करने के लिए और क्रिश्चियन फेथ को बढ़ाने के लिए, प्लस ट्रेड के लिए भी आप कह लीजिए। अब उसके बाद हुआ क्या कि जो किंग जॉन टू थे उसके समय काल में 1481 से 1495 में जो केप ऑफ गुड होप जो है उसकी डिस्कवरी हुई, किसके द्वारा, जो 1487 में पोर्टुगीज एक्सप्लोरर बार्थोलुमा डीएस द्वारा। अब देखिए मैंने आपको जो रूट बताया था, आपको यहाँ पे ये नाम, देखिए ये जो रूट दिख रहा है आपको, यहां से होता हुआ यहाँ, या कोई ये डीएस नाम दिख रहा है इधर पे, इसको जो भी प्रोनाउंस करते हैं, पोर्टुगल के प्रोनाउंसिएशन काफी अजीब होते हैं, ये मेरे सुनने में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप जो है वो उससे थोड़ा सा आगे पहुंच चुके थे, और उन्हें पता चला कि भाई यहाँ पे केप ऑफ गुड होप जो है उसके सदर्न मोस्ट पार्ट पे वो जो अफ्रीका के वो आ चुके हैं, तो उसको बाद में नाम दिया गया किंग के द्वारा कि भाई केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो 1487 में ही ये बार्थिलोमो डियस यहाँ तक पहुंचे, और बार्थिलोमो डियस के रूट को ही फॉलो करते हुए फिर बाद में देखिए 1487 है, उसके कितने साल बाद, 10 साल बाद आप देखिए, जो 1497 में उसी रूट को फॉलो करते हुए वास्को दी गामा जी पहुंचे कहाँ, इंडिया। अभी पहुंचे नहीं, अभी हम 1487 पे ही है। मैंने आपको बताया था, देख लीजिए कि पापल बुल ग्रांट हुआ 1453 में,
तब से लेकर जो जैसे जैसे बात आगे बढ़ती चली गई कि भाई पोप निकोलस 5 जो है उसके बाद 1487 में जो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था उसने क्या खोजा, केप ऑफ गुड होप, यानी अभी वो अफ्रीका के दक्षिण तक पहुंचे, अभी भारत नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, आगे आया कि फिर उसके बाद कि भी जो उसी के रूट को फॉलो करते हुए आगे कौन निकलने वाला है, अभी उसके बाद निकलने वाला है वास्को दी गामा। लेकिन देखिए वास्को दी गामा निकलेगा 1497 में निकला, लेकिन उससे पहले कुछ हुआ। उससे पहले क्या हुआ, देखिए 1487 में केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी हुई है ना। उसके बाद क्या हुआ 1487, देखिए 1497 है, उससे पहले बीच में आपको ये ईयर दिखाई दे रहा है 1492। 1487 में क्या हुआ, होप, आप समझ गए ना, केप ऑफ गुड होप डिस्कवर हुआ। 1492 में क्या हुआ, कोलंबस भैया कहां पहुंच गए, कैरेबियन में। मैंने आपको बताया था कैरेबियन में पहुंच चुके हैं, वो नॉर्थ अमेरिका के पास में आपको दिख रहा होगा। और इधर पे देखिए 1497 में कौन निकलने वाले हैं, वास्को ड गामा। ठीक है, अब देखिए 1492 में जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो निकले थे, मैंने आपको बताया कि भी धरती गोल है तो हम वेस्ट के थ्रू भी पहुंच जाएंगे घूम के ईस्ट में। लेकिन वो बीच में जो एक आइलैंड आ गया, तो हुआ क्या कि उनको ये बाद में रियलाइज हुआ कि भाई अगर ये इंडिया नहीं है, वो यहाँ पे आइलैंड है, तो ऐसे कई सारे अननोन जगहें होंगी, कई सारे ऐसे आइलैंड होंगे जहां पर पहुंचा जा सकता है, कई सारे ऐसे भूखंड होंगे कि जहां पर हम पहुंच सकते हैं समुद्र के ऊपर तैरते हुए। हाँ, तो अब वो लड़ाई झगड़े का घर हो सकता था, स्पेन बोल सकता था कि ये वाला एरिया मेरा मेरा नया है, पोर्टुगल बोल सकता था ये वाला एरिया मेरा। तो हुआ क्या कि जो पोप निकोलस 6 हैं, उन्होंने एक डील करवा दी। पोप निकोलस 6 ने क्या किया कि ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास करवा दी। उसमें उन्होंने बताया कि जो ये यहाँ पे कोई कैबो वेर्डे आइलैंड है, उससे 1300 माइल्स वेस्ट में एक इमेजिनरी लाइन खींच दी गई और बताया गया, मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि ये वेस्ट में जो पड़ रहा है ना, वेस्ट में ये पूरा का पूरा जो है स्पेन के अधिकार में दे दिया गया कि यहाँ पे जो भी नॉन क्रिश्चियंस, याद रखिएगा क्रिश्चियंस पे अटैक नहीं करना है, वरना क्रिश्चियन क्रिश्चियन वो पोप पोप ही फॉल्ट में आ जाएगा कि भाई क्रिश्चियन कंट्री पे अधिकार कैसे कर सकते हैं। बताया गया जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड हो उसको तुम अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकते हो। और ये जो नॉन वर्ल्ड था इस साइड, इसके ईस्ट में, वो बोला गया कि भाई पोर्टुगल भैया अब आप लोग अपना देख लो इस पार्ट में, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, इसमें भी थोड़े पंगे निकल के आते हैं कि जो ये एम्बिग्यूटी थी लाइन को लेकर, तो पोर्टुगल ने क्या किया कि थोड़ा बहुत इधर आकर के जो है भाई बोलने लगे कि भाई क्या भाई, हाँ ये लाइन कोई परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे पोर्टुगल ने भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और इधर पे फिलीपींस वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी घुस आए वो लोग, क्या नाम, स्पेन वाले, कि चलो भाई हम भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो छोटा मोटा खींचतान हुई। लेकिन एक समय आया कि जब चर्च की अथॉरिटी कमजोर होने लगी, तो उन्होंने सब लोगों ने बोलना शुरू किया, जो अदर पावर्स थी, जो डच है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, उन्होंने बोला हटा सावन की घटा, ये सब क्या नाटक लगा रखा है। क्या नाटक है, हम नहीं मानते। रहने सो, नव जागरण, पुनर्जागरण, हम तो भाई जाग चुके हैं, अब हम आगे आ चुके हैं। अब हमें ये चर्च की अथॉरिटी से इतनी परमिशन की जरूरत नहीं है। नए नए चर्चेस भी बनने शुरू हो गए, जो दो फैक्शंस बन चुके थे, कभी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के। उसके अलावा के भी कई लोग तो सीधे भी निकलना चाहते थे। हर कोई भगवान में मानता हो ये जरूरी थोड़ी ना है। हाँ, मैं भगवान में मानता हूँ, लेकिन हर कोई मानता हो ये जरूरी थोड़ी ना है। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा कि यहाँ पे एक लाइन खींची गई, बोला गया ये वेस्ट वाला पार्ट स्पेन का, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ईस्ट वाला पोर्टुगल का। तो अब आपको पता चला होगा कि भाई यहाँ पे ये जो पोर्टुगल है ये इस साइड क्यों आ रहा है और स्पेन वाले इस साइड क्यों जा रहे हैं। मतलब 1492 के बाद की बात कर रहा हूँ, 1494 के बाद से
जो स्पेनिश कॉलोनीज इस साइड क्यों आ रही है और पोर्टुगीज कॉलोनीज इस साइड क्यों आ रही है। इसमें ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास बाय जो पोप निकोलस 6 द्वारा जो हुई थी उसका लेना देना है। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि 1494 ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास साइंड बिटवीन स्पेन एंड पोर्टुगल। नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड, याद रखिएगा, क्रिश्चियन वर्ल्ड एक मैं स्टेटमेंट बना के डाल सकता हूँ, क्रिश्चियन इंक्लूडिंग क्रिश्चियन एंड नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड। अगले पॉइंट पे आप उसको काटेंगे कि नो क्रिश्चियन वर्ल्ड पे अटैक करने की परमिशन वो पोप क्यों देगा। ठीक है, अब देखिए, स्पेन कंट्रोल्ड न्यू वर्ल्ड। जो न्यू वर्ल्ड था, अमेरिका जो डेवलप हुए, जो खोजे गए, डिस्कवर, तो वो न्यू वर्ल्ड कहा गया। और जो नॉन वर्ल्ड कौन सा था कि भैया इंडिया के बारे में जानते हैं तभी तो वहां पहुंचना चाहते हैं, भले वहां पहुंच नहीं पाए थे। ठीक है, अब पोर्टुगल एंड स्पेन वर वे अहेड देन अदर यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, तो एक्सपेडिशन में देखिए पोर्टुगल और स्पेन मैंने आपको बताया था, ये याद रखिएगा कि जो और इटली भी बताया था, अभी वो भी आएगा कि ये वे अहेड थे तो इसलिए इनको एक एज मिला। ठीक है, बात ये है, दिख रहा है आपको यहाँ पोप अलेक्जेंडर, मैं निकोलस बोल गया था, सॉरी माफी चाहता हूं, पोप अलेक्जेंडर 6 जो थे उन्होंने ये लाइन खींची थी जी। अब देखिए, इसके बाद अब स्टार्ट क्या हो रही है कि वास्को डी गामास वॉयज। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम वास्को डी गामास वॉयज जो है ये डिटेल में कवर करेंगे कि भाई ए टू जेड मैं आपको बताऊंगा कि वो कब आया, उसके बाद जो अदर पोर्टुगीज जो गवर्नर जनरल्स आए, जो वाइसरॉयज आए, और उन वाइसरॉयज ने कहाँ कहाँ किस तरह से क्या क्या एक्शंस लिए, जो जैमोरिन के साथ उनके क्या कन्फ्लिक्ट हुए, अरब ट्रेडर्स के साथ क्या कन्फ्लिक्ट हुए, जो वेनिस और जो इजिप्ट की मामलुक डायनेस्टी थी उसके साथ उनकी मामलुक सल्तनत उसके साथ उनके क्या कन्फ्लिक्ट हुए, गुजरात में बहादुर शाह के साथ उनके क्या कन्फ्लिक्ट हुए, प्लस जो अदर पावर्स थे जो डच के साथ में, इंग्लिश के साथ में उनके क्या कन्फ्लिक्ट हुए, जहांगीर के साथ क्या इश्यू खड़ा हुआ, सॉरी शाहजहां, हाँ शाहजहां के साथ क्या इश्यू खड़ा हुआ। तो ये 10 तरह की बातें, और उनके उत्थान से लेकर के उनकी पतन के तक को हम जानेंगे, और उनके पतन के क्या क्या रीजन हुए, ये एक एक बात हम हमारे अगले लेक्चर में जानेंगे। तो तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।